30% की बात नहीं है, जेल होनी चाहिए। ये स्पोर्ट आपको इतना तोड़ता है, इतना टेस्ट करता है। आज के दिन मुझे यही लगता है यार, फाइट तो सच में इजी चीज है। ये सबसे मुश्किल है। बहुत, क्योंकि आप डिहाइड्रेटेड होते हो, आपको एक पूरे दिन कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं पीना, कुछ नहीं पीना भी, कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं पीना। मैं यही सोच रहा था हर टाइम लेट के, भगवान अगर मैंने कुछ गलती की है तो प्लीज मुझे माफ करना। 1 साल लेके आया था मैं, अपने आप को 1 साल दूंगा, लेकिन हर महीने में गिव अप करने की सोचता हूँ। अच्छा, कि अब नहीं, बहुत हो गया यार, ये कैसी लाइफ है ये। Welcome to the Abhijit Chawda podcast. My guest today is MMA athlete Anshul Jubli. He is the first Indian to win the Road to UFC Championship, and he is one of only 2 Indians to currently fight in the UFC. Please subscribe and enjoy this conversation. Anshul Jubli ji, welcome to the podcast. आपका बहुत स्वागत है. Very nice to have you here. Thank you so much sir. It's a pleasure to meet you. Pleasure to meet you as well. So UFC में आप दूसरे भारतीय हो जो साइन अप हुए हैं. दैट्स अ ग्रेट अचीवमेंट. कांग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन दैट. या तो आज हम डिस्कस करेंगे आपका फाइटिंग करियर, मार्शल आर्ट्स, ऑल दैट. तो पहले बताइए कि आपका ये जर्नी कैसे शुरू हुआ इनटू मार्शल आर्ट्स. जर्नी मतलब वो कब से? बचपन से. लेट्स टॉक अबाउट बचपन जाऊंगा मैं तो मैं ये बोल सकता हूँ कि आज मैं जब सोचता हूँ तो मेरे को रियलाइज होता है कि शायद मैं हमेशा से एक फाइटर था. तो मैं बचपन में आई थिंक मैं 3rd 4th स्टैंडर्ड में था, तो मैं काफी मोटा सा हुआ करता था. तो मैं बोलता था हम लड़ेंगे स्कूल में रिसेस के टाइम पे, कि चलो लड़ते हैं बच्चों के साथ. तो सब मना कर देते, नहीं भाई तेरा साइज बहुत ज्यादा है. तो मैं एक को कंधे पे ले लेता था, वर्सेस मैं एक मेरे कंधे पे वर्सेस 2 लोग, दो मेरे क्लास के. तो मैं बचपन में मतलब बहुत शौक था मुझे शायद लड़ना, वो एक कंपटीशन की वो भावना जो आप चाहते हो, किसी को हराना, लड़ना, डोमिनेट करना, आई थिंक वो हमेशा से थी. लेकिन धीरे धीरे ये MMA कैसे प्रोफेशनल एक फाइटर बनने का जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये हुआ जब मैं कॉलेज में गया और मेरा फर्स्ट ईयर था और मैं CD में आर्मी ऑफिसर बनना चाहता था. अच्छा. मैं CDS के लिए प्रिपेयर कर रहा था, क्योंकि सबने मुझे बोला है तू एथलेटिकल है, तू स्पोर्ट्स में अच्छा है, लीडरशिप क्वालिटी है तेरे में, तू ऑफिसर बन आर्मी. तो मैंने बोला ठीक है, मैं ये अच्छा कर सकता हूँ तो करते हैं. तो मैंने CDS के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट किया. लेकिन मैंने सोचा जब मुझे इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि तुमने क्या किया ग्रेजुएशन के साथ, मैंने बैचलर ऑफ साइंस किया, मैंने BSc में ग्रेजुएट हूँ. तो मैंने सोचा कि स्पोर्ट करते हैं, मेरे पास सर्टिफिकेट्स होंगे तो ये बोलने को होगा कि देखो भाई मैं सिर्फ पढ़ नहीं रहा था, मैंने सिर्फ कॉलेज नहीं किया है, मैं कुछ अचीव भी कर रहा था साइड बाय साइड. तो इस सोच से मैंने पहले फुटबॉल स्टार्ट किया, कि मैं बचपन से फुटबॉल खेल रहा हूँ. मैं बहुत पैशनेट फुटबॉल के लिए भी था उस टाइम पे. अच्छा. तो मैंने फुटबॉल खेलना स्टार्ट किया. लेकिन एक दिन घर पे मैंने फेसबुक में एक मीम देख लिया जिसमें फुटबॉल में, क्योंकि आपको थोड़ा सा नाटक भी करना पड़ता है कि मेरे लग गई, क्योंकि रेफरी फाउल दे दे और ना वो एडवांटेज मिले. तो उसमें कुछ गलत नहीं है, वो बिल्कुल फेयर है. वो फुटबॉल एक बहुत एथलेटिक और बहुत ही स्मार्ट स्पोर्ट है. लेकिन मैंने देख लिया, और दूसरी तरफ एक पिक्चर ऐसे एक फुटबॉलर की थी जो फेक कर रहा था इंजरी, और दूसरी तरफ एक पिक्चर थी एक फाइटर की जो इंजर्ड है, हर्ट है, जिसके ये छिला हुआ है, खून निकल रहा है, और वो फिर भी एक किल के लिए आगे बढ़ रहा है. तो मैंने बोला ये क्या बात हुई, हम फुटबॉलर्स भी बहुत टफ होते हैं, ऐसी बात नहीं है. तो वहां से मेरे को पहली बार पता लगा ये क्या स्पोर्ट है. ये अच्छा, ये MMA है. तो मैंने YouTube किया, तो मैंने UFC की फाइट्स देखी. उस टाइम एंडरसन सिल्वा का टाइम था. वो नॉकआउट्स मार रहा था सबको. तो मैंने बोला, फिर मैंने थोड़ा पता किया कि देहरादून में कहाँ पे एकेडमी है. तो मुझे पता लगा एक एकेडमी है, वहाँ जाता. मैंने बोला वहाँ जाके देखता हूँ ये MMA होता क्या है. मुझे फैसिनेट की वो चीज़ की, क्योंकि लड़ाई का शौक तो था. तो मैं जब गया, मेरी पहली क्लास के बाद मुझे ये रियलाइज हो गया कि गॉड, ये दिस इज समथिंग एल्स. अच्छा. और क्योंकि मैं घर आते आते सोच रहा था कि ये कुछ अलग है. मतलब मैं बचपन से स्पोर्ट खेले हैं. मैंने फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो, सारे स्पोर्ट्स में, बचपन से स्पोर्ट्स का मुझे शौक था, मैं सारे स्पोर्ट्स खेले. लेकिन उसकी एक क्लास में मुझे लगा कि यार सारे स्पोर्ट्स एक तरफ और ये कुछ तो अलग है इसमें. फिर धीरे धीरे मैंने सोचा कि चलो इसमें करते हैं हैवी कॉम्बैट स्पोर्ट. जब इंटरव्यू होगा CDS के लिए तो मुझसे पूछा जाएगा तो क्या किया, तो मैं बोल सकता हूँ कि मैं कॉम्बैट स्पोर्ट में ट्रेंड हूँ. तो जो कि मुझे आर्मी के करियर में हेल्प करेगा ऑब्वियसली.
तो इस सोच के साथ मैंने वो स्पोर्ट्स कर दिया। मैं उस टाइम पे सिर्फ मेरे दिमाग में था कि मुझे सर्टिफिकेट्स चाहिए। तो मेरे कुछ दोस्त थे, जब भी कंपटीशन होता था तो वो मुझे मैसेज कर देते थे कि 2 महीने बाद कंपटीशन है। तो मैं 2 महीने ट्रेन करता था, लेकिन लग के ट्रेन करता था। मैं ऐसे ट्रेन करता था कि बस मैं जीतने के लिए गया हमेशा कंपटीशन में। तो मैं जब जाता था मैं 2 महीने ट्रेन करता था, जीत के आ जाता। फिर मेरी लाइफ, जो मैं कॉलेज भी कर रहा था, बाकी चीज़ें भी थी, तो वो उसमें लग गया। लेकिन धीरे 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 मुझे रियलाइज़ हुआ कि और सबके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। मैं अपनी सीडीएस की प्रिपरेशन के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मुझे फोर्स करना पड़ता है अपने आप को। लेकिन इस चीज़ के लिए ये बस नेचुरली, मैं बस सुबह उठता हूँ, मैं सोचता हूँ कि आज 2 सेशन है वो निपटाता हूँ, उसके बाद अपनी प्रिपरेशन करूँगा। अच्छा। तो और मैं जब भी कंपटीशन में जाता था मैं जीत के, मैं एमेच्योर में अनडिफिटेड रहा। तो मैं जब भी जाता था मैं जीत के आता था। मेरे को लगता है इसमें मेहनत कम मजदूरी ज़्यादा है। तो फिर धीरे धीरे मैंने रियलाइज़ किया कि आई एम इन लव विद दिस स्पोर्ट और मुझे ये सीरियसली लेना चाहिए। और इस तरीके से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। अच्छा, तो आपका सबसे पहले देहरादून में था आपका ट्रेनिंग प्लेस? हाँ जी, देहरादून। सो तो हाउ इज ट्रेनिंग, कैसा होता है, कैसे करते हैं एमएमए का ट्रेनिंग? तो देहरादून में बहुत अलग था उस टाइम पे। आई थिंक 2015-16 की बात है। तो देहरादून में अब तो काफ़ी अच्छे एथलीट्स ने अपने जिम खोल दिए हैं देहरादून में, और उत्तराखंड से बहुत अच्छे एथलीट्स निकल रहे हैं। लेकिन उस टाइम पे जो कोच थे जिस एकेडमी में जाता था, ऐसा नहीं है कि वो बुरे कोच थे, लेकिन उस टाइम पे इंडिया में अवेयरनेस, नॉलेज ही इतनी कम थी। हाँ। तो वो था फिटनेस एंड एमएमए जिम, लेकिन मोस्टली वो फिटनेस ही था। अच्छा। तो उसमें वार्म अप होता था, मतलब 1 घंटे का बॉक्सिंग, रेसलिंग वार्म अप होता था। ठीक है। तो लेकिन उससे मुझे आइडिया आ गया था कि एमएमए होता क्या है। हाँ। तो जब मैंने सोचा कि मुझे सीरियसली लेना चाहिए स्पोर्ट और मेरे को दिल्ली जाके ट्रेन करना चाहिए, तो मैंने अपने आप को 1 साल दिया, क्योंकि मैं अगर दिल्ली जाके ट्रेन करना चाहता हूँ तो मुझे पैसे चाहिए। बिल्कुल। तो उस 1 साल में मैंने पैसे कमाए और मैंने बॉक्सिंग करी। अच्छा। उत्तराखंड की बॉक्सिंग भी काफ़ी अच्छी है। तो मैं एक कोच के पास जाता था, मॉर्निंग बॉक्सिंग सीखता था उनके पास, और इवनिंग में हम क्या करते थे, मैं और मेरा एक फ्रेंड, हमने मैट्स ले लिए थे, जिजित्सु मैट्स। और हम YouTube से, फिराज अभी जो GSP के कोच हैं, और बहुत ऐसे कोचेस थे जिनके YouTube वीडियोस देख के हम साथ में प्रैक्टिस करते थे। हम दोनों सीखने की कोशिश करते थे कि जिजित्सु होता क्या है। अच्छा। तो YouTube से हम इवनिंग में वो करते थे, मॉर्निंग में मैं बॉक्सिंग अपने बॉक्सिंग ट्रेनिंग जाता था। तो ये देहरादून में जो 2017 में जो मैंने किया है, जब मैं दिल्ली आने के लिए प्रिपेयर कर रहा था। 1 साल मैं ट्यूशन पढ़ा रहा था बच्चों को, क्योंकि मेरे को दिल्ली के लिए पैसा चाहिए था। अच्छा। तो मैं ट्यूशन पढ़ा रहा था, प्लस मैं ये चीज कर रहा था। मॉर्निंग इवनिंग ट्रेनिंग कर रहा था। तो देहरादून में मोस्टली 2017 का, उससे पहले 2015-16 में मैंने हार्डली 2 साल में 5-6 महीने ट्रेन किया होगा। जब कंपटीशन आया 2 महीने मैंने प्रिपेयर किया। और उस टाइम पे अगर आप आज एमेच्योर फाइट्स देखने जाओगे तो किलर्स हैं, उनको सब आता है, ग्रैपलिंग, बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, सब कुछ, क्योंकि अब एमएमए कितना राइज कर चुका है। लेकिन उस टाइम पे मतलब स्ट्रीट फाइटर्स आते थे फाइट करने एमेच्योर इवेंट में। अच्छा। तो जिसका जिगरा सबसे ज्यादा है वो जीतता था। अच्छा। तो मैं भी, क्योंकि मेरे को भी कुछ नहीं आता था, मैं जाता था, लेकिन जो सामने आता था उसको भी कुछ नहीं आता था। तो मैं एमेच्योर जीता हूँ काफी सारी फाइट्स, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने उस टाइम कंपटीशन बहुत अच्छा खेला। इंडिया में कंपटीशन बहुत कम था। अच्छा। इंडिया में एमएमए का राइज इतना तेजी से इतना बड़ा है, मेरे को नहीं लगता दुनिया में कहीं पे भी हिस्ट्री में किसी भी स्पोर्ट का इतने छोटे स्पैन में इतना राइज होना। मतलब आपको वर्ल्ड क्लास एथलीट्स मिलेंगे आज इंडिया में, जो कि आज से 3 साल पहले नहीं थे। मतलब 3 साल में आप वर्ल्ड क्लास एथलीट्स ऐसे स्पोर्ट में ला रहे हो जहाँ पे जिसके ट्रेनर्स अच्छे नहीं। हमारे पास मुay थाई इंडिया में जीरो है। किक बॉक्सिंग भी ऑलमोस्ट कुछ नहीं है, जो एमएमए में तो करते नहीं है। रेसलर्स आना नहीं चाहते एमएमए में, बॉक्सर्स आना नहीं चाहते जो अच्छी है। क्यों नहीं आना चाहते? क्योंकि काफी ट्रेडिशनल स्पोर्ट है। अच्छा, ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स है, अखाड़े वाली। अगर आप एमएमए में आओगे तो गुरुजी आपको फिर रेसलिंग मैट में घुसने नहीं देंगे। तो अच्छा, तो ऐसा है। और बॉक्सर्स भी इसी तरीके से। तो स्टिल अगर आपके पास एमए में जिम में ट्रेन करते हुए वर्ल्ड क्लास एथलीट्स आज मिल रहे हैं, तो मेरे को नहीं, ये अनबिलीवेबल है। इसके लिए तालियां बजनी चाहिए। बिल्कुल।
तो मेरा देहरादून का सफ़र ऐसा था, लेकिन और फिर जब मेरे को लगा कि मेरे पास पैसा इकट्ठा हो गया है हाँ। अब दिल्ली के लिए, तो मैंने अपने आप को बोला कि मैं 1 साल दूंगा अपने आप को। मैंने 1 साल तक प्रिपेयर किया अपने आप को दिल्ली के लिए, जो कि मैं 1 साल रहने वाला था। मैंने बोला 1 साल में अपने आप को चांस दूंगा, अगर स्पोर्ट में कुछ होता है, मैं छोटा भी था उस टाइम पे, कि अगर कुछ होता है तो ठीक है, नहीं तो कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, लाइफ तो कट ही जाएगी। तो जब मैं दिल्ली आया, मैंने सोचा कि ठीक है, इतना पैसा इनफ है 1 साल के लिए, लेकिन मैंने एकदम से रियलाइज किया 1 महीने बाद मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। क्योंकि छोटे टाउन में आपको पता नहीं होता है, आपको दिल्ली में सिक्योरिटी भी देनी है, ब्रोकरेज भी देनी है, ये भी है, वो भी है, बहुत सारी चीजें। लेकिन वो 1 साल मैं बोल सकता हूँ कि काफी टफ था। टफ था, स्ट्रगल बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं अब शायद आज से 5 साल बाद स्ट्रगल बोलूं। हाँ। तो उस टाइम तो वो लाइफ थी, लेकिन वो टफ था। वो मेरे को 1 साल लेके आया था, मैं अपने आप को 1 साल दूंगा, लेकिन हर महीने मैं गिव अप करने की सोचता था। अच्छा, कि अब नहीं, बहुत हो गया यार, ये कैसी लाइफ है ये। और हम वैसे भी पहाड़ों से आते हैं, मैं उत्तरकाशी का हूँ, पहाड़ों से, तो ऐसा नहीं देखा था, इतना हासिल नहीं देखा था। तो मैं हर महीने सोचता था कि बहुत हो गया अब, लेकिन मैं बोलता था चलो 1 साल दिया है। मेरी सिस्टर जिसने मुझे बहुत मोटिवेट किया है, तो मेरी बहन बोलती रहती थी फोन में, 1 साल तो रुक जा, 1 साल तो तू बोल के गया यहाँ से, घर वालों को क्या मुंह दिखाएगा। तो मैं हर बार रुकता रहा। फिर धीरे धीरे 1 साल के अंदर मेरा ऐसा हो गया कि अब तो कुछ भी हो लाइफ में, ठीक है, इससे ज्यादा नीचे कहाँ जाएगा। लेकिन भगवान ने साथ दिया, मेरे को लगता है कि ऊपर वाले ने बहुत साथ दिया, और धीरे धीरे है भी। तो दिल्ली में आपने क्या ट्रेनिंग की? दिल्ली में जैसे ही मैं पहुंचा, मैंने क्रॉस ट्रेन फाइट क्लब ज्वाइन किया। अच्छा। आउट ऑफ नोवे, मतलब मेरे को एक फ्रेंड था जिसने मुझे रिकमेंड किया, जो मेरे साथ एक दिन आया भी क्रॉस ट्रेन फाइट क्लब, कि हम दोनों ज्वाइन करेंगे। अच्छा। तो वो भी देहरादून से आया था, हम साथ में आए। तो वो आया, उसने एक क्लास करी, उसके बाद उसको किसी इमरजेंसी की वजह से देहरादून जाना पड़ा, उसके बाद वो कभी नहीं आया। अच्छा। तो उससे पहले मुझे क्रॉस ट्रेन के बारे में कुछ नहीं पता था, कुछ नहीं। तो क्रॉस ट्रेन जो कोच सिट का जिम है, मेरे हेड कोच भी हैं और क्रॉस ट्रेन के हेड कोच भी हैं। तो फर्स्ट डे ऑफ ट्रेनिंग, और पहली बार मैंने देखा कि अच्छा MMA ये होता है। अच्छा। तो वहाँ से मैंने MMA की एक्चुअल जर्नी मेरी स्टार्ट हुई, और 2018 में ये पहली बार जो मैंने रेसलिंग क्लास करी, जुजुत्सु क्लास करी, किक बॉक्सिंग क्लास करी, ये मैंने क्रॉस ट्रेन में करी। उससे पहले मैंने बॉक्सिंग एक्चुअल में करी हुई थी, उसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा। हाँ। तो MMA के क्या कंपोनेंट्स है? व्हाट इज MMA? होता क्या है? व्हाट इज MMA? MMA एक स्पोर्ट है जो सारे कॉम्बैट स्पोर्ट्स को मिला के बनाया हुआ। अगर आप किसी भी कॉम्बैट स्पोर्ट की बात करो, ऐसा कुछ नहीं है उस स्पोर्ट में जो MMA में नहीं है। तो आप सारे स्पोर्ट्स का एक घोल बनाओ, तो वो MMA है। ऑब्वियसली कुछ रूल्स है, आप ग्राउंडेड अपोनेंट को नी नहीं कर सकते, या फिर आप बैक ऑफ द हेड नहीं मार सकते। हाँ। ये 2-3 रूल है। इसके अलावा ऐसे कोई रूल्स नहीं है। मतलब ये इसमें किक बॉक्सिंग भी है, बॉक्सिंग भी है, मोय थाई भी है। मोय थाई 8 लिम्स का स्पोर्ट है, इसमें एल्बोज, नी सब चलते हैं। तो आप कुछ भी थ्रो कर सकते हो। और आप ग्राउंड में, जैसे रेसलिंग है, आप किसी को ग्राउंड पे ले जा सकते हैं। जुजुत्सु वो स्पोर्ट है जो आप किसी को ग्राउंड पे, आप किसी की बॉडी के जॉइंट्स को मैनिपुलेट करते हो। तो आप किसी का जॉइंट तोड़ सकते हो, आप किसी को चोक कर सकते हो, अनकॉन्शियस कर सकते हो। तो इन सब का कॉम्बिनेशन MMA है। MMA को टफेस्ट स्पोर्ट इसलिए भी बोला जाता है कि आप मे बी रेसलर बहुत अच्छे हो, मे बी आप बॉक्सर बहुत अच्छे हो, लेकिन इन सबको कंबाइन करना, क्योंकि सिर्फ रेसलिंग नहीं है। जब मैं अगर सिर्फ रेसलिंग कर रहा हूँ, तो मैं शूट कर रहा हूँ, किसी को डबल लेग ले रहा हूँ, नीचे गिरा रहा हूँ। लेकिन MMA में आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, जब आप शूट कर रहे हो तो वो नी आपको ना मारे या अपरकट थ्रो ना करे। और वैसे ही स्ट्राइकिंग करते हुए अगर मैं किसी को हुक थ्रो कर रहा हूँ, मुझे ध्यान रखना है कि वो सिर्फ ब्लॉक और डक नहीं कर सकता, वो मेरे को टेक डाउन भी ले सकता है। इसलिए वो कंबाइन करना। इसलिए जब UFC की एवरेज एज, जो UFC में फाइटर्स पहुंचते हैं, उसकी एवरेज एज 28 है। अच्छा। एवरेज एज 28 है। चैंपियंस की एवरेज एज 30, 31, 32 है। अच्छा। तो क्योंकि इनको कंबाइन करने में आपको टाइम लगता है। आपको एथलेटिक होना पड़ेगा, लेकिन आपको बहुत बहुत स्मार्ट होना पड़ेगा। आपका फाइट IQ बहुत अच्छा होना चाहिए, आपको स्टडी करनी आनी चाहिए फाइट, मतलब सब चीज चाहिए आपको बहुत स्मार्ट होना पड़ेगा इस स्पोर्ट में, अगर आपको हाईएस्ट लेवल पे जाना है। लोगों को लगता है कि ये फाइटर्स हैं, लोगों को लगता है इनमें दिमाग नहीं होगा, लेकिन आप किसी भी फाइटर से बात करो
तो आपको कोई इस तरीके से बात का आपको वो बात स्मार्टली बात करते हुए दिखेगा, क्योंकि उसको पता है, वो रोज घर जाता है, डायरी उसकी भरी हुई है, मेरे पास 3-4 डायरी मेरी भरी हुई है जो टेक्निक से भरी हुई है। तो मे बी हम दीन दुनिया से दूर रहते हैं। जैसे मैंने काफ़ी टाइम से, मेरे को याद 2 साल से आई थिंक मैंने जैसे मैं आपके पॉडकास्ट की भी क्लिप्स देखता हूँ, मैं पॉडकास्ट पूरा नहीं देख पाता हूँ क्योंकि पॉडकास्ट देने के लिए 2-3 घंटे चाहिए मुझे, और मैं सोचता हूँ 2-3 घंटे तो संडे को ही मिलेगा। और संडे को फिर आपके फ्रेंड्स और क्लोज फ्रेंड्स और आपकी फैमिली बोलती है भाई हमको भी टाइम दे दे, तो वो टाइम नहीं मिल पाता। आप मॉर्निंग ट्रेनिंग कर रहे हो, दिन में सो रहे हो, रात को ट्रेनिंग कर रहे हो, सोने से पहले आप स्टडी कर रहे हो, आपका यही साइकिल है। तो मुझे लगता है कि बहुत ही कमाल का स्पोर्ट है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ देखो, क्योंकि हुक हो जाते हो। अगर मैंने, मेरे जो खुद के फ्रेंड्स हैं वो कभी एमएमए नहीं देखते थे, लेकिन जब से मैंने यूएफसी गया हूँ मैं, जब से तब से वो देखने लगे हैं एमएमए। एक बार देखने लगे तो वो वर्ल्ड कप के दिन भी वो मॉर्निंग पहले यूएफसी का इवेंट देख रहे थे। तो अच्छा, तो वो हुक हो गए हैं। और ये स्पोर्ट ऐसा है कि आप उस पहली फाइट से, अगर 2-3 घंटे का इवेंट आप पहली फाइट देखोगे ना, पहली फाइट वो भी उतनी एंटरटेनिंग है जितनी मेन इवेंट है। स्टोरी लाइन अलग हो सकती है दोनों की, लेकिन इतनी एंटरटेनिंग फाइट है। मतलब इससे ज्यादा एंटरटेनिंग क्या होगा? 2 लोग शर्टलेस है और किलर्स हैं, वेल ट्रेन्ड किलर्स हैं, वॉरियर्स हैं, और वो ये प्रूव करने जा रहे हैं उस केज में जो कि बंद है, प्रूव करने जा रहे हैं कि हैंड टू हैंड कॉम्बैट में मैं बेटर हूँ। अगर यहाँ पे ये रेफरी नहीं है तो मैं आपको जान से मार सकता हूँ। इस कॉन्फिडेंस के साथ जा रहे हैं। तो वो चीज देखने से ज्यादा इंटरटेनिंग क्या होगा? मेरे लिए तो नहीं होगा, मतलब मे बी सुनने में थोड़ा सा ऐसा लग सकता है, लेकिन वो बहुत इंटरटेनिंग है और बहुत ही कमाल का स्पोर्ट है। यस। तो एमएमए का बर्थ कैसे हुआ? पहले तो हम जानते थे कि कुंग फू, कराटे, मुआय थाई, ताइक्वांडो, जुजित्सु सब अलग अलग स्पोर्ट्स थे। तो ये इन सब का मिश्रण कैसे शुरू हुआ? व्हाट इज द हिस्ट्री? थोड़ा हिस्ट्री बताएंगे। पूरा हिस्ट्री मुझे इतना अच्छे से नॉलेज नहीं है, लेकिन जो मुझे पता है, जो मैं सुनता हूँ और मैं हाइप्ड अप हो जाता हूँ, एमएमए का हुआ कि सारे स्पोर्ट थे। ये 1990 में पहला इवेंट हुआ था UFC 1। वो एमएमए जैसा कुछ नहीं था वहाँ पे उस टाइम पे, मिक्स मार्शल आर्ट। वो इवेंट ये था अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप की। कौन सी फाइटिंग स्पोर्ट है, कौन सा स्टाइल है जो बेस्ट है सब में। तो एक बॉक्सर को रेसलर से लड़ाया गया, एक किक बॉक्सर को कराटे वाले से लड़ाया गया, एक कुंफू वाले को, सब का एक कंपटीशन कराया गया, क्योंकि जुजुत्सु उस टाइम पे नया था। जुजुत्सु वर्सेस जूडो हुआ, ये सारे स्पोर्ट आपस में लड़े और फाइनली एक जुजुत्सु वाला जीता, जो बीजेजे एथलीट था वो जीता, क्योंकि बीजेजे उस टाइम पे काफी नया स्पोर्ट भी था। और इस तरीके से मैनिपुलेट करना, रेसलर आपको नीचे तो ले जाता था किसी जुजुत्सु वाले को, लेकिन उसके बाद क्या करना है उसे नहीं पता। लेकिन जुजुत्सु वाले तब आपकी जॉइंट्स और आपको आपकी बॉडी मैनिपुलेट करके टैप कराया था। तो इस तरीके से तो एक जब रेसलर ने सोचा कि यार मैं सब कुछ में डोमिनेट करता हूँ, मैं टेक डाउन ले लेता हूँ, मैं सब कुछ कर लेता हूँ, लेकिन लास्ट में मैं हार जाता हूँ, टैप हो जाता हूँ, क्यों? अच्छा, जुजुत्सु की वजह से। मैं थोड़ा सा जुजुत्सु सीख लूंगा तो नेक्स्ट कंपटीशन में मैं हरा दूंगा इसे। इसी तरीके से किक बॉक्सर ने सोचा कि मैं सब कुछ, मैंने पंच लैंड भी कर दिया था, वो गिर भी गया था, क्योंकि किक बॉक्सिंग में क्या, आपने लैंड कर दिया, कोई गिर गया तो काउंट होगा या वो नॉकआउट होगा। ये इसी का गेम है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। उसने नॉकआउट तो कर दिया बॉक्सर या किक बॉक्सर ने, वो नीचे भी चला गया, लेकिन जब उसको नीचे मारने गया तब उसको वो मैनिपुलेट हो गया। तो एक किक बॉक्सर ने सोचा कि मैं अब रेसलिंग और बीजेजे सीख लूंगा, तो उसकी वजह से, ताकि मुझे नीचे भी आइडिया हो। तो इस तरीके से जब एक किक बॉक्सर ग्रैपलर भी बनने लगा और एक ग्रैपलर स्ट्राइकर भी बनने लगा, तो धीरे धीरे लोगों को समझ में आया ये अपने में एक स्पोर्ट बन गया है। एक वो फुल टाइम, वो वीक में 3 दिन अगर ग्रैपलिंग ट्रेन कर रहा है तो 3 दिन स्ट्राइकिंग ट्रेन कर रहा है। तो इस तरीके से मिक्स मार्शल आर्ट का जन्म हुआ। और सिर्फ 30 साल हुए हैं, 33 ईयर्स हुए हैं इस स्पोर्ट्स को फर्स्ट स्टार्ट हुए, और आप देखो इसकी ग्रोथ इतनी बड़ी है। आज भी एक इवेंट था मॉर्निंग में, और वो इवेंट में ऐसे कोई नहीं सुपरस्टार्स नहीं लड़ रहे थे या फिर बड़े नाम नहीं लड़ रहे थे, लेकिन फिर भी उसकी हाइप थी, लोग देख रहे थे। ऐसा कोई स्पोर्ट नहीं है दुनिया में जिसमें अगर स्टार्स नहीं लड़ रहे। आप कोई क्रिकेट मैच ऐसा नहीं देखोगे, लेट्स से नीदरलैंड वर्सेस जिम्बाब्वे आप नहीं देखोगे। आप कोई बड़े टीम्स लड़ रहे हो तो ही आप, जैसा अगर ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड होगा तो आप देखने जाओगे। फुटबॉल में बड़ी कंट्रीज या फिर बड़े एथलीट्स पार्टिसिपेट कर रहे हो गेम में,
गेम खेल रहे हैं हाँ तो आप देखोगे। लेकिन एमएमए एक ऐसा स्पोर्ट है, यूएफसी ने खुद भी बहुत मेहनत करी है फाइटर्स को प्रमोट करने में और एमएमए को प्रमोट करने में। यूएफसी का कोई भी इवेंट, हर इवेंट देखा जाता है, हाँ हर इवेंट की हाइप होती है और आपको ज़रूरत नहीं है जानने की कि ये फाइटर कौन है, उसका बैकग्राउंड कौन है। वो एंटरटेनमेंट, वो प्योर एंटरटेनमेंट है। बिल्कुल। और यूएफसी में जब शुरुआत होती है यूएफसी 1, उसमें कोई वेट क्लास नहीं थे, राइट? नहीं, नो वेट। तो अब वेट क्लासेस है, तो कैन यू एक्सप्लेन ये वेट क्लासेस क्या होते हैं? वेट क्लासेस ये होते हैं जब आप लोगों को लगता है कि एक फाइटर बेटर होना चाहिए, हाँ। वेट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन आप देखोगे वेट क्लासेस इसी की वजह से है। हाँ क्योंकि मैं किसी से कितना अच्छा फाइटर हूँ, अगर लेकिन मैं हैवी वेट से खेलूंगा, लेट्स से कि मैं किसी स्ट्रीट पे भी किसी हैवी वेट से 120 केजी के इंसान से लड़ने जाऊंगा, हाँ बहुत मुश्किल है कि मैं उसको मैनिपुलेट कर पाऊंगा। हाँ। अगर वो 6'4" का है हाँ बिल्कुल। तो मैं अगर उसको मेरे पंचेस नहीं पहुंच रहा, उसने वेट डाल दिया मेरे पे, तो मेरी सारी टेक्निक सब कुछ वहीं की वहीं रह जाएगी। इसलिए वेट क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक यूएफसी में वेट क्लासेस ऐसे स्टार्ट होता है, पहले फ्लाई वेट है, हाँ उसके बाद फेदर वेट है, फ्लाई वेट है, फिर बेंटम वेट है, फिर फेदर है, लाइट वेट है, वेल्टर, मिडिल वेट, लाइट हैवी वेट एंड हैवी वेट। 8 वेट क्लासेस हैं। अच्छा तो मेरा जो वेट क्लास है वो लाइट वेट है, जो 70.78 में आता है, ठीक है। केजीज। तो इस तरीके से वेट क्लासेस डिफाइन है। तो ज़्यादातर जो 70 केजी में खेलते हैं, लाइट वेट में खेलते हैं, वो यूजुअली 78 से 85 केजीज के बीच में वॉक अराउंड करते हैं और 10-12 केजीज काटते हैं जब फाइट कैंप आता है। 2 महीने के अंदर अंदर वो अपना वेट मैनिपुलेट करते हैं और उस वेट कैटेगरी में आते हैं। क्योंकि आपको अगर कल इवनिंग में फाइट है तो आज मॉर्निंग में मेरा वेट होगा। तो ऐसा नहीं होता कि जो 70 केजी वेट क्लास का फाइटर है उसका वेट 70 केजीज है, उसका हमेशा एक वेट क्लास ऊपर ही फाइट होता है। उस तरीके से जो 83 में खेल रहा है उसका वेट 93 होगा या उससे ऊपर होगा। तो इस तरीके से वेट क्लासेस डिफाइन है एमएमए में। तो लेकिन हाँ, वेट क्लासेस इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लगता है कि वेट क्लासेस इंपॉर्टेंट नहीं है तो ये बिल्कुल झूठ नहीं है। मैं प्रोफेशनल फाइटर हूँ, मैं बोल सकता हूँ। और आप किसी फाइटर से पूछोगे, चाहे मैं किसी हैवी वेट से अच्छा फाइट, कई बार मैं हैवी वेट्स के साथ भी स्पारिंग करता हूँ, तो मैं चाहे अच्छा फाइटर हूँ, उसको स्टार्ट किए हुए सिर्फ 6 महीने हो गए, अगर लेकिन उसको सिर्फ एक पंच आता है थ्रो करना, बात खत्म है। वो जैब थ्रो करेगा क्योंकि मेरी हैबिट भी मेरे वेट कैटेगरी के पंचेस लेने के हैं। इतना हैवी हैंड जब आप अपने वेट क्लास से ऊपर वाला जब आप पंच लेते हो, वो लेते हो, तो आप उसकी आदत नहीं है आपको, आपकी ब्रेन को भी आदत नहीं है, वो शट डाउन होगा। मैं अभी तक एक बार स्पारिंग में नॉकडाउन हुआ हूँ। वो एक हैवी वेट के साथ खेल रहा था, मैं वो हैवी वेट मेरे साथ आराम से खेल रहा था और उसको पता नहीं अचानक से क्या हुआ, उसने सोचा कि मैं एक बॉडी शॉट मारता हूँ। उसने बॉडी शॉट मारा, मैंने ब्लॉक किया मैं फिर भी नॉकडाउन हो गया, फिर भी मेरे को शट डाउन हो गया मेरा, क्योंकि वो पंच आई थिंक वो 130 केजी वेट था उनका। अच्छा। ही इज लाइक 6'4" और बस ऐसे ही खेल रहे थे हम। अच्छा। तो लेकिन वो एक बॉडी शॉट, तो वेट कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप बोल रहे थे कि उनका जो टिपिकली वॉक अराउंड वेट 5 to 10 किलो एक्स्ट्रा होता है। जी। तो उसको कट क्यों करते हैं और कट करने से क्या इफेक्ट होता है? कट करने, अगर ग्रैपलिंग में स्पेशली, स्ट्राइकिंग में मैं इतना ही बोल सकता हूँ, लेकिन ग्रैपलिंग में अगर मेरे से कोई 5 केजी ज़्यादा है तो उसका बहुत फर्क पड़ता है। तो मेरी टेक्निक जो भी है वो उतना काम नहीं करेगी हैवी बंदे के के ऊपर। तो अगर मैं लेट्स से 80 केजी का हूँ और मैंने वॉक अराउंड, मैंने वेट दिया 70 केजी और फिर क्योंकि मेरे पास 1-1.5 दिन है वापस रिकवर करने को वेट, कि मैं बॉडी से 3-4 केजी तो सिर्फ वाटर ही लास्ट डे में कट करता हूँ, तो वापस अगर मैं 78 वेट आ गया मेरा तो एडवांटेज मिलेगा आपको। तो और लेकिन मेरा अपोनेंट है, उसने सिर्फ वो 70 में ही वॉक अराउंड करता है, उसने वेट दिया, उसने रिकवर नहीं किया, कोई वेट गेन नहीं हुआ उसका, तो जो एडवांटेज है वो बहुत बड़ा है, 7 से 8 केजी का एडवांटेज। क्योंकि अगर ग्राउंड पे गई फाइट तो अगर वो मेरे ऊपर है तो मैं उसको इजीली, क्योंकि वेट ज़्यादा है मेरा, तो मैं उसको हटा सकता हूँ अपने ऊपर से। अगर वो मेरे नीचे है तो उसके लिए बहुत मुश्किल होगा कि वो, चाहे वो कितनी भी टेक्निक यूज़ कर ले, उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा कि वो कर दे। और जब हम दोनों ही प्रोफेशनल वर्ल्ड क्लास एथलीट हैं, तो वेट कट कैसे करते हैं? व्हाट आर द प्रोसेस, टेक्निक, व्हाटएवर?
हाँ, तो वेट कट लोगों को हमेशा लगता है कि फाइट सब देखते हैं कि फाइट होती है, उससे आगे पीछे फाइट सबको समझ में आती है कि फाइट हो रही है, लेकिन जितना बड़ा पार्ट फाइट है उस केज में जाके फाइट करने वाला दिन है, उतना ही इम्पोर्टेंट उससे एक दिन पहले का है जब आप वेट देते हो। क्योंकि अगर आप किसी अपोनेंट के अगेंस्ट प्रिपेयर कर रहे हो 2 महीने से, 8 वीक आप प्रिपेयर कर रहे हो उसके लिए, तो वही 8 वीक आप उससे एक दिन पहले के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो जो वेट का दिन है। वेट का दिन हम तो आपको अपनी डाइट मेंटेन करनी पड़ती है, आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि हर दिन आपका कुछ 100-200 ग्राम कम हो, या जो जैसे भी काटते हैं, कुछ लोग तो 20-20 केजी भी काटते हैं, तो उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल होगा। ओके। तो हर दिन, और उसके बाद जो फाइट वीक है उसमें आपको 4 से 5 केजी काटना होता है। जैसे मैं अराउंड 6 केजी लास्ट वीक काटता हूँ, लास्ट डे 3 से 4 केजी काटता हूँ। तो वो जो पूरा प्रोसेस है वो बहुत टफ है। आपको सीरियसली ऑब्वियसली फाइट से टफ कुछ नहीं है, लेकिन जब आप वेट दे रहे होते हो, वेट काट रहे होते हो लास्ट डे, कल मुझे वेट देना है तो आज का दिन है। आज का दिन मुझे यही लगता है फाइट तो सच में इजी चीज है। ये सबसे मुश्किल है बहुत, क्योंकि आप डिहाइड्रेटेड होते हो, आपको एक पूरे दिन कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं पीना, कुछ नहीं पीना भी, कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं पीना। आपकी बॉडी में सॉल्ट नहीं है क्योंकि 2 दिन से आपने सॉल्ट नहीं खाया, पिछले 24 घंटे से आपने कार्ब्स नहीं खाए, और बस मतलब आपने 2 दिन से कार्ब्स नहीं खाया, आपने 2 दिन से सॉल्ट नहीं किया आपकी बॉडी में, आपको बॉडी से सारा पानी निकालना, और आप पानी पी नहीं सकते। तो वो जो फीलिंग है, मैं जब भी वेट देता हूँ लास्ट दिन मैं यही सोच रहा हूँ, जब मैं लास्ट 500 ग्राम्स होता है तो वो टफेस्ट होता है। अच्छा। तो क्योंकि अगर मैं 4 केजी काट रहा हूँ तो 2 केजी थोड़ा इजी कट जाता है, फिर उसके बाद तीसरा केजी बहुत टफ होता है, उसके बाद 500 ग्राम टफ होता है, लास्ट इज द वर्स्ट। तो मैं यही सोच रहा था हर टाइम लेट के, भगवान अगर मैंने कुछ गलती की है तो प्लीज मुझे माफ करना, किसी का मैंने दिल दुखाया तो उसे माफ। तो लास्ट आधा किलो कैसे निकालते हैं आप? सोना में बैठते हैं? मैं अब क्योंकि हम इंडिया से है ना, तो हमें इतना कुछ बताया नहीं गया, तो मैं अभी सारी नई चीजें ट्राई कर रहा हूँ। तो इस बार मैंने बाथ भी ट्राई किया। तो यूजुअली जो मैं करता हूँ, अभी तक मैंने करता आया हूँ, तो वो मैं थोड़ा पहले वर्कआउट करता हूँ, उसके बाद टॉवल्स में अपनी वर्कआउट की, अपनी बॉडी को गर्म किया, और उसके बाद टॉवल्स या फिर सोना जो ब्लैंकेट होता है उसमें लेट के, ताकि वो हीट मेंटेन रहे और स्वेट आते रहे। उसके अलावा मैं सोना बहुत यूज करता हूँ, जो सोना होता है, तो वहाँ पे बैठता हूँ मैं। ये जो सेकंड डे है मेरा, आप 2 सेशन लेते हो वेट काटने का। पहला मैं सिर्फ वर्कआउट ब्लैंकेट, सोना ब्लैंकेट टॉवल्स यूज करता हूँ। दूसरे दिन में जो सोना, एक्चुअल सोना है वो यूज करता हूँ। तो इस तरीके से मैं वेट करता हूँ। सबका अपना अपना तरीका होता है। जो ओल्ड स्कूल है, जो आप कुछ टाइम पहले तक, 1-2 साल पहले तक मैं ऐसे ही वेट करता था। मैं इन सब चीजों में विश्वास नहीं करता था, सोना में या फिर ब्लैंकेट में। मैं सिर्फ दौड़ता रहता था। सोना सूट होता है आपका, रेनकोट सा होता है जो, बस उसमें भागता रहता था 2-3 घंटे। तो इस तरीके से मैंने वेट काटा है अब कुछ सालों पहले तक। लेकिन अब मैं क्योंकि प्रोफेशनल हो गया हूँ, मैं यूएफसी में आ गया हूँ, मेरे पास टीम है जो मुझे गाइड करती है, तो अब मैं थोड़ा अच्छे से प्रोफेशनली खाता हूँ। तो इस इतने ड्रास्टिक वेट कट से क्या फिजिकल इफेक्ट होते हैं? वीकनेस तो बहुत होती होगी, तो उससे आप रिकवर कैसे करते हो एक दिन के अंदर? देखो, क्योंकि जो ये मेजर वेट कट है वो सिर्फ आपका 2 या 3 दिन का है। उससे पहले तो आप सिर्फ क्लीन डाइट खा रहे हो, क्योंकि आपकी वर्कआउट इतना इंटेंस है और आप डाइट क्लीन रख रहे हो, तो वो वेट अपने आप कटता रहता है। लेकिन जो लास्ट का ऑब्वियसली 2 दिन है वो मुश्किल है, वो हर किसी के लिए मुश्किल है। कोई कुछ भी बोल दे कि मेरा वेट ईजिली कटता है, ऐसा कुछ नहीं होता। आप कितने भी अच्छे डाइटिशियन ले लो, कुछ भी ले लो, लास्ट डे इज हार्ड। लेकिन आपको ये कंपेयर करना होता है कि अगर ये जो मेरा आज हार्ड डे है, उसके बाद मैं रिकवर कर जाऊंगा, मेरे को 3 राउंड फाइट खेलनी है, तो ठीक है, मेरे में इतनी एनर्जी होगी, 3 राउंड ठीक है, मेरे एक्सपीरियंस की वजह से मुझे पता है कि हाँ मैं 3 राउंड खेल लूंगा। वर्सेस मेरा अपोनेंट का वेट ज्यादा होगा, तो अगर फाइट ग्राउंड पे गई या फिर उसके पंचेस हैवी हुए तो वो फर्क डालेगा। तो जब आप कंपेयर कर रहे हो
तो आपको पता चलता है कि नहीं ठीक है, वेट मुझे अच्छे से अगर मैं समझदारी से काटूंगा तो इतना नुकसान नहीं देगी मुझे, बजाय इसकी कि मेरा अपोनेंट का वेट ज़्यादा हो। तो आप जो आपका वे इन हो गया, मैंने कई बार देखा है कुछ फाइटर्स हार्डली स्टैंड कर पाते हैं वे इन के लिए, और उसके बाद वे इन हो गया तो दे गो टू देयर नीज, ऐसा भी होता है। तो 24 घंटे में 36 घंटे में रिकवर कैसे करते हैं टू फाइट अ फुल फाइट? पहले तो आप हाइड्रेट पानी पीना, बहुत पानी पीना है, इलेक्ट्रोलाइट्स, नारियल पानी, जो भी आप हाइड्रेट करते हो, आप कार्ब्स लेने आपको। हाँ, पहले 2 घंटे में, मैं तो बोलूँगा 2 से 3 घंटे में 3 घंटे देता हूँ अपने आप को, सिर्फ बॉडी में लिक्विड डालता हूँ। उसके बाद आप सिर्फ कार्ब्स और प्रोटीन खाते हो, क्योंकि आपको कोई फायदा नहीं है फाइबर डालने का उस टाइम पे। तो आप सिर्फ कार्ब्स और प्रोटीन खाते हो। पहला मील छोटा, उसका फिर थोड़ा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका पेट खराब भी हो सकता है, अपसेट हो सकता है, क्योंकि आपने कुछ खाया नहीं है एक दिन से, आपकी बॉडी में पानी नहीं आया। तो अगर स्टार्टिंग में क्या, मेरी पहली प्रोफेशनल फाइट थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, मेरे को पहला मौका मिला था, मैंने वेट दिया और मैं उसके बाद मैंने क्योंकि हम 5 स्टार में थे, पहली बार मैं 5 स्टार गया था, मैंने देखा बुफे लगा हुआ है, तो मैं सब कुछ खा रहा था और बहुत बुरा था। फिर मैं रात को उस टाइम पे वॉमिट कर रहा था। ऐसा ये नहीं करना चाहिए। अगर कोई फाइटर सुन रहा है जिसको जानना है कि फाइट कैसे करना चाहिए वेट कट, तो हमेशा ध्यान रखो कि जो पहला मील है वेट कट के बाद वो छोटी हो, वो कम से कम खाओ। आप थोड़ा सा राइस, लेट्स से थोड़ा सा चिकन, या फिर आप वेजिटेरियन हो तो प्रोटीन का जो भी सोर्स है थोड़ा, और फिर धीरे धीरे आप इस तरीके से रिकवर करते हो। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि आप पूरी तरीके से आप 100% तो नहीं हो, जैसे आप कैंप में थे, या फिर जब आप अच्छी डाइट ले रहे थे, जब वेट कट नहीं कर रहे थे, तो आप वो तो नहीं होंगे आप 100%, लेकिन हाँ, आप पहुंच जाते हो उस स्केल पे कि आप 3 राउंड अच्छे से खेल सकते हो। मैंने अभी तक 5 राउंड की फाइट नहीं खेली, तो मुझे ऑब्वियसली जब मैं 5 राउंड की फाइट खेलूंगा तो मुझे शायद एक थोड़ा अलग तरीके से अपनाना पड़ेगा, क्योंकि आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए। आपको, आप जब 5 राउंड की फाइट खेलते हो तो आप पहला और दूसरा राउंड इतनी इंटेंसिटी से भी नहीं जाते हो, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। लेकिन 3 राउंड की फाइट के लिए मैं बोल सकता हूँ कि आपको अपना कैंप इस तरीके से करना है कि आपका कार्डियो इस लेवल पे पहुंच जाए कि अगर 3 राउंड की वॉर है तो आप 3 राउंड की वॉर का कार्डियो हो। तो कुछ थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज होगा वेट कट की वजह से, लेकिन अगर आप अच्छे से रिकवर करोगे, हाइड्रेट करोगे और अपनी बॉडी में कार्ब्स और प्रोटीन अच्छे से डालोगे, तो आप रिकवर कर जाओगे। तो ये कार्डियो कैसे करते हैं आप? आई मीन 3 राउंड की 15 मिनट की फाइट है, उसमें 2 ब्रेक से 1-1 मिनट के, तो उसके लिए कितना कार्डियो प्रिपरेशन लगता है उसके लिए? अगर 3 राउंड का कार्डियो आपको चाहिए फाइट में, तो मेरे ख्याल से आपके कैंप में एटलीस्ट 5 से 6 राउंड का कार्डियो आपके पास होना चाहिए। अच्छा, 5-5 मिनट के 3 राउंड होते हैं, और चैंपियनशिप के 5-5 मिनट के 5 राउंड होते हैं। तो अगर आपको 3 राउंड चाहिए, 5-5 मिनट का कार्डियो चाहिए, तो मेक श्योर सबसे अच्छा तरीका जो कार्डियो बढ़ाने का है, हर किसी का, कोई बोलता है स्विमिंग है, रनिंग है, मेरे ख्याल से एक MMA फाइटर के लिए फाइटिंग है। अगर आप फाइट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप स्पारिंग में ट्राई करो, जैसे आपका कैंप स्टार्ट हुआ तो आप 5 से 6 राउंड करो, मे बी इंटेंसिटी कम रखो। लेकिन आपकी जब 1 वीक में 2 स्पार होती है, कोई 1 वीक में 1 स्पार करता है कोई एथलीट, लेकिन आप जब ये ध्यान रखो कि हर स्पारिंग आपकी इंटेंसिटी बढ़ाओ, राउंड्स कभी कम नहीं करने चाहिए। कुछ एथलीट्स ऐसे करते हैं कि 3 राउंड, फिर 4 राउंड, फिर 5 राउंड कैंप लास्ट होते हैं। मेरे को लगता है कि हमेशा 5 राउंड से स्टार्ट करना है, 5 से 6 राउंड से स्टार्ट करना चाहिए, बस इंटेंसिटी चेंज करनी चाहिए आपकी। फाइट अगर बिल्कुल क्लोज आने पे ये होना चाहिए कि आप 5 से 6 राउंड बहुत इंटेंसिटी से जा पा रहे हो। नहीं तो नहीं होगा, तो ये आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा फाइट में। अगर आप 3 राउंड के कार्डियो के लिए 3 राउंड ही प्रिपेयर कर रहे हो, तो ऐसा हो सकता है कि आप केज में जाओ, क्योंकि वहाँ पे इतने सारे लोग, वो नर्वसनेस, वो ऑडियंस, तो आपको थोड़ा बहुत कार्डियो तो वैसे ही चले जाता है केज में घुसते ही। अच्छा, वो जो हार्ट बीट, क्योंकि हार्ट बीट आपकी तेज हो रही होती है, आप नर्वस हो रहे होते हो, एक्साइटेड हो रहे होते हो केज में। आप जैसे केज में आने से पहले आप नर्वस हो, लेकिन केज में घुसते ही जैसे ही लॉक हो, आप एक्साइटेड हो,
तो थोड़ा बहुत कार्डियो तो वहीं चले जाता है। तो अगर आपका 5 राउंड का कार्डियो तभी 3 राउंड का बचेगा। तो मैं जो प्रिपेयर करता हूँ, मैं मेनली कार्डियो के लिए प्रिपेयर फाइट उससे करता हूँ। मैं रेसलिंग जब करता हूँ तो मैं रेसलिंग में फुल इंटेंसिटी से जाता हूँ। जब मैं स्पारिंग कर रहा होता हूँ तो मैं फुल इंटेंसिटी से जाता हूँ। यस, मैं स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग भी करता हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मुझे लगता है स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग मसल एंड्योरेंस के लिए ज़्यादा ज़रूरी है बजाय कार्डियो के। अच्छा, आई सी। और आप बोल रहे थे कि हफ्ते में 2 बार स्पारिंग करते हैं, तो अगर आई मीन दैट्स इंटरेस्टिंग, तो बाकी दिन क्या करते हैं ट्रेनिंग में? क्योंकि ये स्पोर्ट में बहुत कुछ है, रेसलिंग, ग्रैपलिंग, तो आपकी टेक्निक्स एंड ऑल दैट। हाँ, एवरीथिंग। तो अगर एक दिन में अगर आप 2 क्लास कर रहे हो तो आप एक क्लास स्ट्राइकिंग की करते हो, एक ग्रैपलिंग की करते हो। ग्रैपलिंग में 2 चीजें आती हैं, रेसलिंग और बीजेजे। रेसलिंग प्लस जूडो और बीजेजे। तो आप इसमें स्विच करते रहते हो कि आप किसी दिन जुजुत्सु कर रहे हो, किसी दिन आप रेसलिंग और जूडो कर रहे हो। और स्ट्राइकिंग में आता है बॉक्सिंग और किक बॉक्सिंग। तो आप किसी दिन प्योर बॉक्सिंग करते हो, किसी दिन आप किक बॉक्सिंग और मुay थाई करते हो। तो इसी तरह, लेकिन आप एक दिन में अगर एक क्लास स्ट्राइकिंग की है तो दूसरी क्लास ग्रैपलिंग की होनी चाहिए। अच्छा, बैलेंस करने के लिए। बैलेंस करने। और वीक में मंडे टू सैटरडे इंटेंसिटी बढ़ती रहती है, राइट? हाँ, इंटेंसिटी बढ़ती रहती है। मंडे ट्यूसडे इंटेंसिटी बढ़ती है, फिर वेडनेसडे कम होती है, फिर थर्सडे फ्राइडे सैटरडे इंटेंसिटी ज़्यादा रहती है, फिर संडे आपका संडे ऑफ होता है, रिकवरी डे। ऑफ नहीं बोलेंगे हमारे, एक्टिव रिकवरी होती है। हाँ जी, हमारे इसमें ऑफ नहीं बोलते, देयर इज नो डेज ऑफ, लेकिन रिकवर होते हैं। आप उस दिन स्ट्रेचिंग करते हो, या फिर आप आइस बाथ लेते हो, या फिर आप स्लो रनिंग के लिए जाते हो। आप ज़्यादा अच्छा है। कुछ लोग ये भी प्रेफर करते हैं कि वो कुछ ना करें, लेकिन मेरा मानना ये है कि आप कुछ ना कुछ ऐसा करो कि मंडे के लिए आप अच्छा फील करो। अगर आप सिर्फ कुछ नहीं कर रहे हो तो आपको वही फटीकनेस होगी, क्योंकि सैटरडे बहुत हार्ड रहता है। तो संडे को एक्टिव रिकवरी बहुत ज़रूरी है। योगा करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो। अच्छा, तो लेट्स से आपका एक फाइट आने वाला है, तो उसके लिए जो प्रिपरेशन कैंप होता है उसका क्या ड्यूरेशन होता है टिपिकली? अगर ये फाइट का, अगर मुझे यूएफसी अभी बोलता है कि एक फाइट है 2 हफ्ते में, और वेल्टर वेट में है, क्योंकि 77 kg में हूँ, तो आपका वेट जितना है उतने में ही है। तो अगर मैं लेता हूँ वो फाइट, तो उसमें तो कोई प्रिपरेशन नहीं है, वो कोई 2 हफ्ते में कुछ नहीं होता। 2 हफ्ते में कुछ नहीं होता। लेकिन आइडियली एक कैंप 8 वीक का हो तो अच्छा है। अच्छा, 12 से 8 वीक तक अच्छा कैंप होता है। आप, क्योंकि आप स्टेप बाय स्टेप एक अपने पीक परफॉर्मेंस की तरफ पहुंचते हो। तो एक कैंप 8 to 12 वीक्स। और साल में कितने इवेंट्स होते हैं? साल में एक फाइटर कितनी बार फाइट करता है? डिपेंड करता है, क्योंकि एमएमए है, इंजरी प्रोन होता है बहुत स्पोर्ट। तो अगर लेट्स से कि आपको फाइट बहुत हार्ड गई, बहुत क्राइम था फाइट में, और बहुत आपको इंजर्ड भी हुए, आप जीते हारे, लेकिन एक वॉर हुई है, तो आपको तो यूएफसी डॉक्टर ही सबसे पहले बोल देगा कि हाँ 2 महीने तक 3 महीने तक कोई फाइट नहीं है। जनरली ऐसे ही होता है कि मैं रोड टू यूएफसी की मेरी जो फाइट थी कोरियन अपोनेंट के अगेंस्ट, तो मेरे उसने डॉक्टर ने लिख दिया था कि 3 महीने तक कोई फाइट नहीं। लेकिन मैंने बोला 3 महीने बाद तो मेरा फाइनल है रोड टू यूएफसी का, क्योंकि वो टूर्नामेंट बेस्ड था, तो मैं सेमीफाइनल जीता था। तो उन्होंने बोला ठीक है, लेकिन 3 महीने में ही है, ठीक है कोई बात नहीं, हो जाएगा। तो ये भी होता है कई बार आपका कि आपने फाइट तो कर ली, लेकिन कैंप में लोग बहुत इंजर्ड होते हैं, इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। तो अगर आप कैंप में इंजर्ड हो, आपने फाइट तो कर ली, क्योंकि वो करनी ही थी, आपने फाइट कर ली, लेकिन अब आपको उस इंजरी को ठीक करना है, नी इंजरी है, एल्बो है, कुछ भी है, तो वो ठीक करना है, तो उसमें भी टाइम लगता है। लेकिन कोई लकी है फाइटर, वो फाइट में गया और उसको कैंप में इंजरी नहीं हुई, वो फाइट में गया, उसने पहले 1 मिनट के अंदर नॉकआउट मार दिया बिना इंजरीज का है, तो वो नेक्स्ट फाइट मेरे ख्याल से अगले महीने भी कर सकता है। मैं तो यही करूँगा, अगर मुझे अगर मैं फाइट में गया, मैं कैंप में इंजर्ड नहीं हूँ और मेरे को फाइट बहुत अच्छे से गई है, तो मैं चाहूंगा कि मैं फाइट, क्योंकि मैं फ्लो में हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं फ्लो में मैं चाहूंगा कि मेरे जल्दी से, क्योंकि मैं वेट ठीक है अभी, क्योंकि फाइट के बाद एकदम से वेट भी नहीं बढ़ता, तो मैं वेट काट भी जल्दी से सकता हूँ अच्छे से।
तो डिपेंड करता है फाइटर की सिचुएशन क्या है। इंजरीज बहुत होती है स्पोर्ट में, बहुत होती है, क्योंकि आपको रेसलिंग के साथ साथ ग्राउंड एंड पाउंड भी करना है, तो उसमें मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा इंजरी होती है कि जब आपको, क्योंकि आप रेसलिंग में सिर्फ किसी को गिराते हो, आप कहाँ जा रहे हो उसके बाद आपको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको मेंटेन करना है अपना बॉडी वेट और वेट अपने अपोनेंट के ऊपर जब आप उसको गिरा देते हो, तो उन वो चीजें में बॉडी तो बॉडी है वो ट्विस्ट हो जाती है, टर्न हो जाती है, तो इंजरीज बहुत होती है। डिपेंड करता है कि इंजरीज कैसी हैं आपकी। कमिंग बैक टू वेट क्लासेस, कभी कभी कोई फाइटर वेट मिस करते हैं, राइट? फिर आपको कैच वेट में फाइट करना होता है या फिर क्या होता है उसमें? डिपेंड करता है। आगे पहली बात तो जब भी कोई फाइटर वेट मिस करता है तो अब आप डिपेंड करता है दूसरे फाइटर पे कि आप फाइट लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हो। अच्छा। क्योंकि ऑब्वियसली वो उसके पास एक डिसएडवांटेज है, उसके पास एडवांटेज है, तो आप लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हो। अगर आप लेते हो तो उसका 30% आपको मिलता है, ठीक है, जो कि मेरे को लगता है कि 30% की बात नहीं है, जेल होनी चाहिए क्योंकि बात सिर्फ वेट की नहीं है। फाइटर तो फाइटर है। फाइटर बस ये बोलता है कि मैं मर रहा था कल, तुम क्यों नहीं मर रहे थे? बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली। क्योंकि वेट ऐसी चीज है, आप वेट कट करते हो, बहुत सारे इमोशन से गुजरते हो आप। आपने मीठा नहीं खाया 1-1.5 महीने से, आपने सॉल्ट नहीं खाया 2 दिन से, वो तो आपको ब्रेन को अलग ही जगह पहुंचा देता है। तो आप बोलते हो यार मैं इतना वो कर रहा था, रो रहा था, तू क्यों नहीं रो रहा था? बिल्कुल। तो लेकिन हाँ, होता है, बहुत सारी सिचुएशन हो सकती है। कई बार फाइट वीक में कोई बीमार पड़ जाता है, अच्छा, तो वो बहुत इफेक्ट करता है आपको वेट करते हुए। मेरे साथ हुआ है कि क्योंकि आपको कंट्री चेंज करनी पड़ती है, जगह चेंज करनी पड़ती है। अगर मैं फाइट वीक में दूसरी कंट्री जा रहा हूँ तो मे बी वेदर कैसा हो, जनरली लोग बीमार पड़ जाते हैं, तो अगर आप बीमार पड़ गए तो आप वेट नहीं दे पाते हो। तो अगर मेरा अपोनेंट वेट नहीं दे पाया तो मेरे पे है कि मैं फाइट लूंगा या नहीं लूंगा। अगर मैं लूंगा तो उसका 30% मुझे मिलेगा। और मेरे ख्याल से बहुत एम्बैरेसिंग होता है एक फाइटर के लिए वेट मिस करना। अच्छा, ये उतना ही एम्बैरेसिंग है जितना हारना है, उतना ही एम्बैरेसिंग होता है मेरे ख्याल से। कि जब आप वेट मिस करते हो तो आपको बोला जाता है कि आप प्रोफेशनल नहीं हो। बिल्कुल। आपने फाइट ली क्यों जब आप वेट बना नहीं सकते थे? हाँ। तो मैं तो यही कोशिश है मेरी, मैंने आज तक वेट कभी मिस नहीं किया, और मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं कभी वेट मिस ना करूं, क्योंकि मुझे पता है कि एक एथलीट किन किन चीज़ों से गुजरता है पूरे कैंप में, चाहे वो इंजरीज हो, चाहे वो डाइट हो, और फिर वो वाटर कट हो, सब चीज़ें। तो आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए अपने अपोनेंट की, स्पोर्ट की भी। लेकिन हो जाता है, इतना सोचना नहीं चाहिए कि मेरी जो लास्ट फाइट थी उसमें मेरे अपोनेंट ने मिस किया था वेट। अच्छा। उसने अराउंड 3.5 पाउंड मिस किया था, जो 3.5 पाउंड, दैट इज ह्यूज, बहुत बड़ा वेट होता है मिस करने के लिए। लेकिन मेरे को नहीं लगता कि मैंने 1 सेकंड भी सोचा। जब मेरे कोच ने बताया 3.5, मैंने बोला 3.5 केजीज, तो उन्होंने बोला 3.5 पाउंड, मैंने 3. ठीक है, 1.8 केजी समथिंग। मैंने चलो ठीक है, इतना ठीक है, ठीक है। मैंने सीरियसली एक बार भी नहीं सोचा, क्योंकि मैं तो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ना, ऐसी कंट्री को जहाँ से अभी MMA एथलीट्स है नहीं UFC में इतने बड़े स्टेज पे। तो ऐसा सोचना भी पाप है कि वेट की वजह से मैं फाइट ना करूँ। मैं अपनी इतने सारे लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इतने सारे लोगों की होप है मेरे से, तो मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा। लेकिन मुझे नहीं लगता मेरी फाइट में वो बिल्कुल भी कोई फैक्टर रहा होगा या नहीं रहा होगा। मैं वो चीज़ सोचना ही नहीं चाहता हूँ। मैं बस ये सोचना चाहता हूँ कि क्या मैंने अपना 100% दिया या नहीं। मेरे लिए वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ ऐसे लीग्स है जहाँ पर वेट की बात नहीं होती, राइट? आई मीन वेट कट की बात नहीं होती है। व्हाट इज आपका जो भी वॉकिंग अराउंड वेट है वो उसी वेट पे करते हैं? हाँ, ऐसा भी है, राइट? वन चैंपियनशिप में आपका वाटर वेट नहीं होता, क्योंकि आपका एक टेस्ट होता है यूरिन टेस्ट। तो वो यूरिन टेस्ट करते हो, देखते हैं कि ये डिहाइड्रेटेड तो नहीं है। तो ऑल दो उसको भी मैनिपुलेट करने के बहुत तरीके हैं। अच्छा। वो साइंस इस तरीके से आगे बढ़ गई है आज की डेट में। एक एथलीट अगर कर सकेगा, एडवांटेज, जितना कॉम्बैट स्पोर्ट है, आप हिट करने का स्पोर्ट है, किसी को नॉकआउट मारने का, सबमिट करने का स्पोर्ट है, आपको इतना सा भी एडवांटेज मिलेगा कहीं से तो आप लोगे। तभी स्टेरॉइड्स बैन है UFC में। किस रीजन से बैन है?
आपको एडवांटेज मिलेगा तो आप कितने भी अच्छे इंसान हो आप लोगे वो एडवांटेज, बिल्कुल, हाँ। क्योंकि ये कॉम्बैट स्पोर्ट है और इसमें हार जीत फुटबॉल बास्केटबॉल क्रिकेट की तरह नहीं है। इसमें हारना मतलब वो काफ़ी इफेक्ट करता है आपको, क्योंकि ऐसा तो है नहीं आप हर वीक फाइट कर सकते हो। एक करियर में एक एथलीट ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 से 30 फाइट खेलता है। तो वन चैंपियनशिप में है कि वेट आपका टेस्ट होता है कि आप डिहाइड्रेटेड ना हो, लेकिन वो भी मैनिपुलेट करते हैं एथलीट्स। ऐसा नहीं है कि वो मैनिपुलेट नहीं कर सकता और उसको कोई नहीं पकड़ सकता है। मैंने अगर एक न्यूट्रिशनिस्ट एक वेट कट एक्सपर्ट हायर किया है, वो मुझे बता देगा कि ऐसे ऐसे मैनिपुलेट करना है। एक समय ऐसा था जब स्टेरॉइड्स बैन नहीं थे, राइट, यूएफसी में। वो जमाना ही कुछ और था। ओह गॉड, आप उस टाइम के एथलीट्स देखोगे तो आप अगर रशिया के प्रमोशन देखोगे कुछ तो उसमें बैन नहीं है। अच्छा। बोलते तो सारे प्रमोशन है कि बैन है, लेकिन क्योंकि एक स्टेरॉइड टेस्ट में बहुत खर्चा आता है। मेरा 5 बार अभी तक उसाडा इंडिया और इंडोनेशिया आ चुका है, मुझे टेस्ट कर चुका है। मैंने सिर्फ एक फाइट खेली है यूएफसी की। अच्छा। तब भी 5 टेस्ट हो चुके हैं। वो रात को 5 बजे, सुबह मॉर्निंग कभी भी 5 बजे आ जाएंगे, रात को 1 बजे आ जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। कई बार ऐसे भी होता है एथलीट के साथ कि अभी मॉर्निंग में आए हैं, गए और रात को फिर से आ गए। अच्छा। तो लेकिन कुछ रशिया के एक प्रमोशन है जहाँ पे नहीं होता। आप वहाँ के एथलीट्स देखोगे, यूएफसी फेल मतलब वो उनको लग रहा है पंच और वो वापस ऐसे तो आपको स्टेरॉइड्स आपको सच में टर्मिनेटर बना देते हैं कुछ तो। लेकिन हाँ, मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं, ये गलत बात है। स्टेरॉइड्स नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा स्पोर्ट जो किल करने का स्पोर्ट है। आप वैसे ही इतने ट्रेंड हो कि आप किसी को चाहो तो जान से मार सकते हो, गलती से भी मार सकते हो। एग्जैक्टली। और उसमें आप ऐसा ह्यूमंस की फाइट है ना, आप ऐसा आप हॉर्स क्यों बन रहे हो? एक ह्यूमन वर्सेस ह्यूमन है तो हाँ, कॉम्बैट स्पोर्ट में तो बिल्कुल बैन होना चाहिए। एक प्रमोशन की सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि स्टेरॉइड्स बैन हो। ऑब्वियसली बहुत एक्सपेंसिव होता है, स्टेरॉइड टेस्ट बहुत एक्सपेंसिव होता है, लेकिन ये प्रायोरिटी होनी चाहिए किसी भी प्रमोशन की। क्योंकि अगर मैं स्टेरॉइड्स नहीं ले रहा, मेरा अपोनेंट स्टेरॉइड्स ले रहा है, क्या फायदा? मैं उसको कितना भी पंच कर लूं, वो नॉकआउट नहीं हो रहा और उसकी पंच की इंटेंसिटी अलग है। तो ये फेयर नहीं है। ऑल्दो मेरे तो करियर में मैंने आई थिंक 80%, 70-80% मेरी फाइट्स ऐसी अपोनेंट्स के अगेंस्ट रही है जो हैवी स्टेरॉइड्स यूजर्स थे। अच्छा, मालूम पड़ता है? हाँ, ऑब्वियसली मालूम पड़ता है। कॉम्बैट स्पोर्ट में तो ऐसा है कि सभी लेते हैं। अगर आप नहीं कर रहे तो, अगर आप यूएफसी में नहीं हो तो आप स्टेरॉइड्स मोस्टली लोग ले लेते हैं, क्योंकि अगर है आपके पास एडवांटेज तो आप नहीं लोगे। मैंने हमेशा यही सोचा कि मेरे को यूएफसी जाना है। मैंने जब से मैं पहली फाइट जीता दिल्ली आके, पहला वो भी एमेच्योर इवेंट था, मैं जीता और मैंने बोला मैं यूएफसी जाऊंगा। क्योंकि एक जगह पे हर कोई बात कर रहा था कि कौन होगा जो यूएफसी में पहला एथलीट जाएगा। तो कोई बोल रहा था कि वो लड़की होगी, कोई बोल रहा था वो कोई नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन होगा, कोई बोल रहा था वो ऐसा होगा, कोई बोल रहा था वैसा होगा। तो मैं सोच रहा था यार यूएफसी अच्छा, मैं जाऊंगा, मैं आऊंगा वो पहला एथलीट। तो मैंने हमेशा से यूएफसी का सोचा। तो मुझे पता था यूएफसी में स्टेरॉइड्स बैन है, तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं स्टेरॉइड्स नहीं लूंगा, क्योंकि अगर बैन है वहां पे तो उनको तो पता लग जाएगा कि स्टेरॉइड्स लेता था। हाँ। तो मैं नहीं लूंगा। ऑल्दो ऐसा नहीं है, अगर आप 6 महीने क्लियर हो, 6 महीने से आपने नहीं लिया है, तो यूएफसी का वो टेस्ट 6 महीने से पहले नहीं जाता है। अच्छा। लेकिन एक चीज और है, अगर आपने हमेशा स्टेरॉइड्स लेके फाइट्स जीती हैं तो वो आप मेंटली कैसे प्रिपेयर करोगे बिना स्टेरॉइड्स के? हाँ। क्योंकि आपने हमेशा स्टेरॉइड्स लेके फाइट जीती है। हाँ। तो आपको वो हमेशा वो डाउट रहेगा बड़ी फाइट में जाने के। लेट्स से यूएफसी से पहले आपने स्टेरॉइड्स लेके सारी फाइट जीती है, आप यूएफसी में जाओगे आपको वो डाउट रहेगा कि अब तो मैं स्टेरॉइड्स नहीं ले सकता, क्या मैं परफॉर्म कर पाऊंगा या नहीं। तो स्टेरॉइड्स, से नो टू स्टेरॉइड्स। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका जर्नी कैसा था फ्रॉम दिल्ली टू यूएफसी? क्या पाथ था आपका? बहुत स्टेप बाय स्टेप था, लेकिन मैं बोलूँगा कि मैं बहुत लकी रहा हूँ। चाहे आपको उसको यूनिवर्स का हो, किस्मत का हो, भगवान का हो, सब अपनी अपनी मान्यताओं के हिसाब से लोग अपनी अपनी कह सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप अपना 100% दोगे ना, तो भगवान आपको खाली हाथ नहीं छोड़ेगा। तो मैंने बहुत मेहनत करी,
मेरी किस्मत भी अच्छी रही, ऊपर वाले ने भी साथ दिया कि मैं फाइट जीतते गया। मेरे करियर में ऐसे ऐसे अपोनेंट्स आए जो हाई कैलिबर अपोनेंट्स थे, अच्छे अपोनेंट्स थे। तो जब मैंने उनको हराया तो मेरा नाम स्टैब्लिश होते गया कि अच्छा ये अच्छा फाइटर है, ये बहुत अच्छा फाइटर है, ये लेजिट फाइटर है, ये हमको यूएफसी में रिप्रेजेंट करेगा। ये हर फाइट के बाद होते गया। और जब मुझे रोड टू यूएफसी का अपॉर्चुनिटी मिली, ये क्या होता है रोड टू यूएफसी? तो मैं यूएफसी में ऐसे नहीं गया हूँ, मैं एक टूर्नामेंट के थ्रू गया हूँ। वो 8 मेंस टूर्नामेंट था, उसमें 3 फाइट अगर आप जीतोगे, आप अगर टूर्नामेंट जीतते हो तो आपको यूएफसी का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। अच्छा। तो उससे पहले जिस प्रमोशन में मैं खेल रहा था, मैं वहाँ पे हेडलाइन कर रहा था। मैं उस टाइम पे भी उस प्रमोशन का पोस्टर बॉय था, मैं मेन इवेंट था। तो जब मुझे रोड टू यूएफसी का इवेंट अपॉर्चुनिटी मिली, मेरे कोच ने बताया ये रोड टू यूएफसी अपन को खेलना है, तो मुझे ऑलमोस्ट सबने मना किया। मेरी टीम के अलावा सबने मुझे बोला कि बहुत ही बैड आइडिया है। अच्छा। रोड टू यूएफसी मतलब एशिया के बेस्ट फाइटर्स, सब कोरियन फाइटर, जापानीज, चाइनीज फाइटर, इन सब के बेस्ट फाइटर्स का एक कंपटीशन है। इसको जो जीतेगा उसको यूएफसी कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। अच्छा। क्योंकि चाइना में एमएमए बहुत अच्छा है, बहुत सारे एथलीट्स हैं यूएफसी में, और बहुत बहुत पुराना भी हो चुका है स्पोर्ट वहाँ पे भी। कोरिया में भी, जापान में भी एक यहाँ इसमें कॉम्बैट स्पोर्ट का एक कल्चर है, जैसे हमारे यहाँ क्रिकेट का है, वहाँ पे कॉम्बैट स्पोर्ट का कल्चर है। तो इन्होंने बोला कि पॉसिबल ही नहीं है कि तू जीत सकता है, और यूएफसी सिर्फ एक चांस देता है, एक फाइटर को एक चांस देता है। तुमने वो गवा दिया तो नहीं होगा। मुझे सबने मना किया, लेकिन मेरी टीम ने मुझ पर कॉन्फिडेंस दिखाया। मैंने ये सोचा था कि अब नहीं तो कब, और मैं डरने के लिए थोड़े नहीं यहाँ पे आया हूँ मैं, क्योंकि मैंने हमेशा रिस्क लिए हैं। मैं ऐसे बैकग्राउंड से आता हूँ जहाँ पे हमेशा यही बोलेंगे ना पहाड़ी लोग की सरकारी नौकरी है कि कोई रिस्क नहीं लेना, चुपचाप से जो बताया गया है, जैसे सब तुम्हारे पड़ोस में लोग जिस बात पे चल रहे हैं उसी पे चलो। लेकिन मैंने हमेशा यही सोचा कि रिस्क तो मैं लूंगा। तो मैं रिस्क लेके वहां तक पहुंचा था कि मैं किसी प्रमोशन का हेडलाइन था, मेन इवेंट था। तो मैंने बोला जब पहुंचने ही टॉप पे है, नहीं तो मैं जॉब कर रहा होता ना, मेरे घर वाले भी खुश रहते हैं। मेरी मम्मी का रोज रात को कॉल नहीं आया था कि क्या कर रहा है तू, तेरी चिंता हो रही है। तो अगर इतना रिस्क लिया ही तो और बड़ा रिस्क लेंगे। तो मैंने वो रिस्क लिया, जबकि बहुत इंडियन फाइटर्स को पूछा गया, सिर्फ मैंने हाँ किया था, जिसके पास खोने के लिए बहुत कुछ था। और एक पवन मान वो भी खेले थे, बहुत अच्छे फाइटर हैं, बहुत बड़े फाइटर हैं, पुराने फाइटर हैं। तो हम दोनों ने रोड टू यूएफसी खेला, मैंने वो इवेंट जीता, और अब यूएफसी में हूँ मैं। मेरे पास पांच फाइट का कॉन्ट्रैक्ट है। ओके। एक फाइट हो चुकी है मेरी, 4 फाइट बची है। लेकिन हाँ, मैं बहुत मानता हूँ कि अगर आप रिस्क लोगे तो आपको बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने के चांसेस हैं। तो ये जो टूर्नामेंट हुआ रोड टू यूएफसी, वो कहाँ पे, यहाँ पे हुआ या यूएस में हुआ, कहीं और हुआ? वो उसकी पहली फाइट सिंगापुर में थी। अच्छा। दूसरी फाइट अबू धाबी में थी, तीसरी फाइट वेगस में थी। अच्छा। तो मैंने जो फाइनल फाइट जीती वो वेगस में जाके, यूएस में जाके जीती। मेरा एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था, और उस पूरा टूर्नामेंट ही मेरे लिए एक सरियल एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं पहली बार यूएफसी इवेंट में जा रहा था, यूएफसी फाइटर्स से मिल रहा था, यूएफसी लेजेंड से मिल रहा था। क्योंकि हमारे लिए आप मेरे सामने लेट्स से कोई भी बहुत बड़ा से बड़ा हॉलीवुड बॉलीवुड स्टार आ जाए तो मैं देखूंगा, मैं बोलूंगा ओके। लेकिन अगर मेरे सामने कोई यूएफसी चैंपियन आता है, क्योंकि मेरा सपना वो बेल्ट जीतना है। मैंने बहुत रातों को सपने देखे, तो कोई जब चैंपियन आता है जो वो सपना जी रहा है जो मैं सोचता हूँ, तो मेरे लिए वही स्टार है, और वही मेरे लिए इंस्पिरेशन है, सब कुछ है। तो जब मैं पहली बार सिंगापुर में, आई थिंक मैंने यूएफसी फाइटर्स देखे, चैंपियंस देखे, लेजेंड्स देखे, तो वो एक्सपीरियंस मेरे लिए ऐसा था कि यार आई हैव मेड फॉर दिस, मैं इसी के लिए बना हूँ, यही मुझे खुशी मिलती है। मुझे जनरली वैसे ही फाइट वीक बहुत अच्छा लगता है। फाइट वीक वो वीक है जब यूएफसी या फिर कोई भी प्रमोशन आपको बुला देता है, होटल में रखता है, आपको सब कुछ प्रोवाइड करता है, वेट कट में हेल्प करता है, सब कुछ, ताकि आप अपने पीक परफॉर्मेंस में पहुंचो। वो चाहता है कि लास्ट के हफ्ते आपको कोई टेंशन ना हो। तो जैसे ही आप यूएफसी इवेंट में जाते हो, पहुंचते हो, तो आपकी एक मीटिंग होती है, वो आपको सब बता देते हैं, आपको ये मिलेगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। यूएफसी तो मशीनरी है। आप जैसे ही सोचोगे आई थिंक मुझे इस चीज की जरूरत है, तब तक आपकी बेल बज जाएगी, आपके सामने वो होगा। अच्छा। तो वो बहुत ख्याल रखता है कि वो जरूरी भी है। अगर एक टेंशन फ्री एक एथलीट होगा, जिसको कुछ टेंशन नहीं है, वो आराम से अपना वेट कट पे ध्यान दे रहा है, अपने परफॉर्मेंस पे ध्यान दे रहा है, तो उसका परफॉर्मेंस जब वो परफॉर्म करेगा
तो उसकी पीक होगी। ऑल्दो बहुत सारी फैक्टर होते हैं, लेकिन यूएफसी इस चीज का ख्याल रखता है, सारे प्रमोशंस रखते हैं। तो मेरे लिए बहुत कमाल का एक्सपीरियंस था, पहला सिंगापुर वाला। उसके बाद धीरे धीरे अब तो मैं यूज्ड हो गया हूँ। अब तो अब मेरे को ऐसा हो गया कि हाँ ठीक है, समझता हूँ। मतलब अब जाता हूँ तो मैं इतना ऐसे नहीं होता। नहीं तो पहली बार जब मैं और कोच सिद्धार्थ, तो मैं जब भी रूम पे आता था मैं बोलता था मैंने उसको देखा, कोच सिट आते थे, मैंने मेघना वाली को देखा। मतलब तो हाँ, एक्सपीरियंस काफी कमाल का था। मैं बोलना चाहूंगा कि सपने देखो सच होते हैं, मतलब ऐसा नहीं है नहीं होते। तो ये बिल्कुल प्रोफेशनली ऑर्गेनाइज्ड टूर्नामेंट्स होते हैं, राइट? लाइक एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ। यस, राइट। तो दैट इज समथिंग कि हम यहाँ भारत में सीख सकते हैं उनसे। यहाँ पर पूरा सेटअप इतना प्रोफेशनल नहीं होगा, आई एम श्योर, राइट? हाँ, वहाँ पे उनको पता है कि बिजनेस कैसे करना है। हाँ. अगर बिजनेस एथलीट से करना है, हमारे यहाँ क्या होता है कि लेट्स से कि कोई बॉस है और वो कोई लेट्स से इवेंट करा रहा है या फिर कोई किसी कंपनी है, तो वो भी स्टार बनना चाहता है। अच्छा, वो खुद भी चाहता है कि मैं दिखूं और मैं। लेकिन यूएफसी में क्या है कि यूएफसी में इवन आप डेना वाइट का भी अगर पूरा इंस्टाग्राम खोलोगे तो फाइटर्स से भरा हुआ है। तो वो सिर्फ प्रमोट करता रहता है। तो जब आपका बिजनेस ही फाइटर्स से आएगा, उनकी परफॉर्मेंस से आएगा, तो आपको ध्यान ही उन्हीं को, वही आपके स्टार्स हैं, बिल्कुल वही सब कुछ है। तो उसी तरीके से यूएफसी देखती है कि फाइटर को रिस्पेक्ट करना। और हमारे इंडिया में भी जो प्रमोशन है एमएफएन, जो आयशा श्रॉफ जिसको लीड कर रही हैं, वो भी उनको भी ये पता चल गया है कि यही स्ट्रेटेजी है। तो आप देखोगे इसीलिए इंडिया में ग्रो भी कर रहा है, क्योंकि प्रमोशन भी इतना अच्छा है हमारे पास। जो एमएफएन है, मैट्रिक्स फाइट नाइट, टाइगर श्रॉफ का प्रमोशन है, आयशा श्रॉफ जो उनकी मदर है वो लीड करती है। तो वो भी ध्यान रखती है। मैं 5 फाइट वहीं पे खेला हूँ। अच्छा। तो इसीलिए मेरे को लगता है मैं लकी हूँ, ऊपर वाले ने मुझे साथ दिया। जब मैं, क्योंकि उससे पहले एक प्रमोशन था जो बहुत शिटी था, जिसका एक्सपीरियंस बहुत खराब था। अच्छा। लेकिन जब मैंने एंटर किया, जब मैं प्रोफेशनल हुआ, तो मेरे पास एमएफएन था। तो मैं वहां गया, तो वहां पे भी ये स्ट्रेटेजी अपनाई जाती है कि फाइटर्स का ख्याल रखो, फाइटर्स को रिस्पेक्ट करो। क्योंकि क्या होता है कि एथलीट्स को ज्यादातर लोग रिस्पेक्ट की नजरों से नहीं देखते। आप जब मैं एमेच्योर खेलता था तो वो बोलते अरे रैप क्यों पहन रहा है, ऐसे ही चले जा। मतलब कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। मतलब ऐसे समझते थे यार, रिस्पेक्ट सिर्फ क्रिकेटर्स को मिलती है। हाँ, है ना? एग्जैक्टली। इवन क्रिकेटर्स को भी अगर आप इंडिया टीम में, तो आपको रिस्पेक्ट मिल रही है। लेकिन अगर आप स्टेट खेल रहे हो, रणजी खेल रहे हो, तो मेरे को नहीं लगता कि वो रिस्पेक्ट मिलती है। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा, जो गली क्रिकेट खेल रहा है, जो इंडिया टीम में है, वो वही बंदा है जिसने कभी गली क्रिकेट एग्जैक्टली वही से है। तो जो बंदा अभी एमेच्योर खेल रहा है, वही जाके आपका यूएफसी फाइटर बनेगा। तो आपको ये जरूर देखो, पहले तो फाइटर, कोई भी एथलीट, मतलब कोई भी स्पोर्ट्समैन वैसे भी थोड़ा मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आता है, लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड, गरीब फैमिली से आता है, वो वैसे ही बहुत स्ट्रगल कर रहा है। फाइनेंशियली हो, पेरेंट्स से लड़ रहा है, सोसाइटी से लड़ रहा है, बोल रहा है कि ये मुझे करना है, ये मैं चाहता हूँ। वो वैसे ही लड़ रहा है। और अगर आप उसकी जगह में ही, जहाँ पे वो हीरो होना चाहिए, वहां अगर आप उसको रिस्पेक्ट नहीं दोगे, तो आप उसको बहुत तोड़ रहे हो। हो सकता है कि इवेंचुअली इतना टूट जाए, वो बोले कि नहीं करना मुझे। तो ये जरूरी है, क्योंकि जब मैं एमेच्योर खेलता था तो बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं दी जाती थी। लेकिन धीरे धीरे जब मैं प्रोफेशनल हो गया, अब मैं यूएफसी खेल रहा हूँ, तो अब लोग मुझे रिस्पेक्ट दे रहे हैं इस तरीके से। लेकिन मुझे ये समझ में आता है कि जो मेरे साथ मेरे मुश्किल टाइम में था, वो ही इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। बाकी चीजें तो मैं गालियों के लिए भी प्रिपेयर हूँ, तालियों के लिए भी प्रिपेयर हूँ। अगर मेरे को तालियां प्रॉब्लम नहीं करती, मुझे तालियों से प्रॉब्लम नहीं होती, तो मुझे गालियों से भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आप ऐसे फील्ड में हो जहाँ पे कैमरास हैं, लोग देख रहे हैं, आपकी खामियां देख रहे हैं, आपकी खूबियां देख रहे हैं, तो खूबियों पे तालियां भी बजाएंगे, खामियों पे गाली भी देंगे। तो वो उसके साथ आपको डील करना आना चाहिए। तो इससे मुझे आई कैन थिंक ऑफ वन थिंग, मेंटल गेम होता है इसमें, मेंटल मैनेजमेंट। आप एक फाइट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या टूर्नामेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर एज अ यूएफसी फाइटर और एमएमए फाइटर, आपका मेंटल मैनेजमेंट कैसा होता है? हाउ डू यू अप्रोच द मेंटल एंगल ऑफ ट्रेनिंग, ऑफ फाइटिंग? ये स्पोर्ट आपको इतना तोड़ता है, इतना टेस्ट करता है आपको। जब आप
क्योंकि हर किसी का दिन होता है, बोलते हैं ना कि दिन होता है, आज मेरा दिन था। हाँ वैसे आपको पता चलेगा जब आप ट्रेन करोगे, स्पारिंग करोगे, तो आपको पता चलेगा किस दिन आप बहुत अच्छा फील कर रहे हो, हाँ बहुत अच्छे से आप अपने से बेटर फाइटर्स के साथ भी को भी बीट कर रहे होते हो। लेकिन किस दिन आपका दिन खराब है तो आप अपने से खराब फाइटर्स से भी मार खा रहे हो, तो दिन होता है। तो आपको इतना टेस्ट करेगा, वो भी कैंप में। हाँ जब एक फाइट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सोचो वो फाइट तक पहुंचना, मेरे को लगता है सच में बड़ी बात है। वो चीजें ओवरकम करना, इंजरीज, वो आपका वेट कट, वो डाउट्स, रोज आपको अकेले सोना रात को हेडेक के साथ या फिर इंजरीज के साथ, और जो सेल्फ डाउट है, जो वो सारी चीजें वो इस तरीके से आपको तोड़ती है। अगर आप उस चीज से ओवरकम करोगे तो जो वो मेंटल एस्पेक्ट है गेम का, हाँ आपको मेंटली इतना टफ बनाती है वो चीज। बस आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है कि मुझे बस इसके पार जो है रिवॉर्ड अच्छा है। हाँ ये चैलेंजेस बहुत बड़े हैं, लेकिन अगर मैंने इन सबको ओवरकम कर दिया तो रिवॉर्ड भी बहुत अच्छा रखा है। तो एक फाइटर तो मेरे ख्याल से वॉरियर होता है, सीरियसली वॉरियर माइंडसेट है आपको। अगर आप जब एक फाइटर जाओगे, जैसे हमारे एकेडमी में बीस्टी है, तो हम उसको बीस्ट बोलते हैं, लेकिन आप उसको देखोगे तो आपको कहीं से बीस्ट नहीं लगेगा। वो अच्छा, वो चश्मा पहनता है, अच्छा, एकदम डिसेंट एजुकेटेड लड़का है। ओके लेकिन जब वो फाइट करता है तो जिस तरीके से वो आप फाइट में देखोगे उसको, वो जित्सु एथलीट है, जैसे एक जित्सु टूर्नामेंट में जब वो compete कर रहा होता है, जिस तरीके से वो जा रहा होता है, ग्राइंड कर रहा होता है, अपोनेंट ऐसा हो जाता है कि बस ये फाइट खत्म हो जाए, क्योंकि वो हर टाइम मूव कर रहा था। तो उसका नाम हमने बीस्ट रखा है। तो ये जो माइंडसेट है आपको, वो आपको साल 10 साल ट्रेन करके आएगा। जब आप हर्ट होगे, जब आप इंजरीज ओवरकम करोगे, जब आप जाओगे, आप स्टार्टिंग में जाओगे, आप मार खाओगे, आप 1 साल तक सिर्फ मार खा रहे होंगे। धीरे धीरे फिर आपको अपने आप को डिफेंड करना आएगा, फिर आपको सामने वाले को हर्ट करना आएगा। ये जो चीजें आपको, जो आप टूटते हो फिर बनते हो, टूटते हो बनते हो, टूटते हो बनते हो, ये सिर्फ फिजिकल नहीं है, मेंटल, ये मेंटल है, मेन मेंटल है। क्योंकि ज्यादातर लोग गिव अप कर देते हैं, और मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो गिव अप कर रहे हैं क्योंकि आसान था गिव अप करना, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने गिव अप किया है तो बहुत टूटे हैं, तब जाके गिव अप किया है। लेकिन अगर जब आप ऐसे स्पोर्ट में, कॉम्बैट स्पोर्ट में इतना टूट रहे हो, मैं मानता हूँ मुश्किल है कि मेरा स्पोर्ट है, लेकिन अगर आप वो ओवरकम कर गए तो ऊपर वाला आपको बहुत कुछ देगा। आप कुछ भी करोगे लाइफ में, अच्छा ही करोगे। और आप मेंटल मैनेजमेंट के लिए कोई टेक्निक्स यूज करते हो, लाइक मेडिटेशन, प्राणायाम, समथिंग लाइक दैट? हाँ, मेरे को लगता है मॉर्निंग रूटीन बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, मॉर्निंग, अगर आपका मॉर्निंग अच्छा जा रहा है तो बहुत हेल्प करता है कैंप में या फिर ना स्पोर्ट में आपको आगे बढ़ने में। तो मेरा मॉर्निंग रूटीन इस तरीके से, जब मैं सबसे पहले मॉर्निंग उठता हूँ तो मैं बाहर जाता हूँ और बालकनी या फिर छत पे, और मैं सन की तरफ देखता हूँ। मैं नॉट डायरेक्टली आपको डायरेक्टली टूवर्ड्स द सन देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आसपास, ताकि सनलाइट आपकी आंखों में जाए और वो 5 से 10 मिनट आप रहो, हाइड्रेट करो अपने आप को, पानी पियो। मैं जैसे आजकल मैंने पिंक सॉल्ट वाटर, पिंक सॉल्ट जो होता है, हिमालयन सॉल्ट, वो उसके साथ में पी रहा हूँ। तो आधा 1 लीटर वो पियो, आधा 1 लीटर पियो, उसके साथ सन को देखो। उसके बाद मैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज करता हूँ, वो कपाल भारती हो सकती है, अनुलोम विलोम हो सकता है। मैं ज्यादातर विम हॉफ मेथड है, अच्छा ठीक है, ब्रीदिंग का, वो करता हूँ। उसके बाद आप कोल्ड शावर लो। उसके बाद मैं कभी भी गर्म पानी से ट्राई करता हूँ कि मैं चाहे कितना ठंडा हो, तो कोल्ड शावर लो। उसके बाद जो भी आप कर रहे हो, ब्रश व्रश, उसके बाद मैं कॉफी पीता हूँ एक। उसके बाद मैं मेडिटेशन करने बैठता हूँ, और उसके बाद मैं ट्रेनिंग जाता हूँ। मेरा फर्स्ट ट्रेनिंग सेशन इन सब चीज़ों के बाद होता है, 2-2.5 घंटे के पूरे सेशन के बाद। तो अगर आप सनलाइट देख रहे हो, अपने आप को हाइड्रेट कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हो, तो आपने अगर अपना दिन इतने अच्छे से स्टार्ट किया है, मेंटली इतना फ्रेश स्टार्ट किया है, आप चाहे रात को कुछ भी सोच के सोए हो, लेकिन आप जो नेक्स्ट डे आप जब स्टार्ट करोगे पहली ट्रेनिंग सेशन, तो आप उस फ्रेश माइंडसेट से करोगे। क्योंकि ये जर्नी
को हम एथलीट ज्यादा अगर 5-10 साल के हिसाब से देखता है कि चलो 5 साल में ट्रेन करूंगा तो मैं UFC में होऊंगा, 10 साल में करूंगा तो मैं चैंपियन होऊंगा। आपको हर दिन के हिसाब से देखना चाहिए। हर दिन मॉर्निंग सही रखो, रात को टाइम से सो। आपकी स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप 7 से 8 घंटा सोए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एथलीट के लिए 7 से 8 घंटा सोना बहुत ज़रूरी है। सो अच्छे से, रोज एक टाइम पे सो, रोज एक टाइम पे जागो। ट्राई करो कि सैटरडे, अब संडे ट्रेनिंग नहीं है तो सैटरडे में लेट सोऊंगा, ऐसे मत करो, वो रिदम चेंज होता है। सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप जो भी ट्रेन कर रहे हो, नई टेक्निक कर रहे हो, आपको कोचेस जो सिखा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई भी एथलीट टॉप पे सिर्फ कोचेस के टेक्निक से नहीं पहुंचा। वो जब घर गया है, उसने फाइट देखी है, अपने फेवरेट फाइटर्स को कॉपी करने की कोशिश करी है, कुछ अपनी टेक्निक्स लिखी है, अपना स्टाइल बनाया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कि तो अगर रोज नहीं हो सकता तो ये मेक श्योर करो कि वीक में 1 या 2 दिन आप लिखो कि मैं किन किन टेक्निक्स पे काम करना चाहता हूँ इस वीक, और उस पे काम करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो आप जर्नलिंग करते हैं? हाँ जी। अच्छा, ठीक है। आप ओपोनेंट्स को स्टडी कैसे करते हैं? लेट्स से आपका 2 महीने में फाइट आने वाला है, तो हाउ डू यू स्टडी द ओपोनेंट? पार्ट्स में मैं स्टडी करता हूँ। जनरली मैं ज़्यादा स्टडी करता भी नहीं हूँ, मेरे कोचेस ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि वो स्टडी करें। लेकिन क्योंकि अगर वो मुझे कुछ बता रहे हैं कि जब वो डिफेंस ऐसे करता है, तो मुझे देखना ज़रूरी है कि वो कैसा लगता है जब वो डिफेंस कर रहा है। तो हम ये देखते हैं कि वो डिफेंसिवली कैसा है, वो ऑफेंसिवली कैसा है। जब वो डिफेंस कर रहा है तो उसके डिफेंस को कैसे तोड़ा जा सकता है। जब वो ऑफेंस कर रहा है तो उसको कैसे डिफेंस किया जा सकता है। तो इन दोनों चीज़ों के हम बीच में ही पूरा कैंप करते हैं कि जब मेरा अपोनेंट डिफेंसिव है तब मुझे क्या क्या करना है, और जब वो ऑफेंसिव है तो मुझे क्या क्या करना है। जो मेनली तो ये स्ट्रेटजी है। जब हम स्ट्रेटेजाइज करते हैं एक फाइट को, तो इस तरीके से स्ट्रेटेजाइज करते हैं। बाकी तो आप कितना सोच लो, एक कॉमिक फाइट ही रहेगी लास्ट में। जब उसके बाद स्टार्ट हो जाएगी तब वो रहेगी। लेकिन हाँ, ये ज़रूरी है कि आपकी हैबिट बने कुछ। अगर मुझे पता है कि वो इस तरीके से डिफेंस कर रहा था, तो मुझे वो हैबिट होनी चाहिए कि अच्छा, मुझे इस तरीके से मेरे को इस तरीके से ऑफेंसिव होना है। और अगर मैं डिफेंसिव हूँ, वो ऑफेंस कर रहा है, तो मुझे किस तरीके से डिफेंस करना है। तो ये तो हैबिट में होना चाहिए। लेकिन हो सकता है, क्योंकि मैं तो हर फाइट में अपना चेंज करता हूँ, अपना स्टाइल चेंज करता हूँ। मैं तो ऐसा फाइटर हूँ, मेरी आप पहली, दूसरी, तीसरी, लास्ट फाइट भी देखोगे तो लास्ट फाइट में आपको वो सारी चीजें दिखेंगी जो उससे पहले नहीं दिखी। अच्छा। और जो सेकंड लास्ट फाइट से में जो दिखी है वो उससे पहले कभी नहीं दिखी। तो मैं तो चेंज करता रहता हूँ, मैं ग्रो कर रहा हूँ। और काफी फाइटर्स होते हैं ऐसे, लेकिन आप फाइट में गए, वो कोई स्ट्रेटेजी सब वहीं की वहीं रह गई। तो फाइट इज़ अ फाइट। आपको उस टाइम पे सोचना होता है, उस टाइम पे रिएक्ट करना होता है, उस टाइम पे आपको स्ट्रेटेजी वहीं पे खुद से बनानी होती है। और बीच राउंड में आपके कोचेस बताएंगे, आपको बीच में बताएंगे, लेकिन फाइट इज़ अ फाइट है, तो फिस्ट फाइट। बिल्कुल। आपके सबसे फेवरेट UFC फाइटर्स कौन है, पास्ट प्रेजेंट? सब आपके इंस्पिरेशन में बोलूँगा, इंस्पिरेशन मेरे ऐसे मेरे नीरज चोपड़ा बहुत इंस्पिरेशन है मेरे। तो जब उन्होंने ओलंपिक में 2020 ओलंपिक जो 21 में हुआ था अगस्त में, तो जब उन्होंने गोल्ड जीता था, तो मेरी आंखें नम थी। और मैं देख रहा था कि मैं एज ए इंडियन में बहुत प्राउड फील कर रहा था कि उस टाइम में, उस मोमेंट में इंडिया जेवलिन थ्रो में दुनिया में बेस्ट है। तो वो जो आपको वो फीलिंग है कि इंडिया बेस्ट है इस टाइम पे, तो मैंने सोचा ये जो फीलिंग है, ये फीलिंग में मेरे थ्रू भी लोग फील करेंगे एक दिन। तो वो मैं बोल सकता हूँ कि मेरी इंस्पिरेशन वो उस दिन से है, कि वो मोमेंट मेरे लिए इंस्पिरेशनल है। ऐसा MMA में मेरे लिए कोई इंस्पिरेशन नहीं है, क्योंकि अगर कोई इंडिया से गया होता, इंडिया से वर्ल्ड चैंपियन बना होता, तो शायद मैं इंस्पायर कोई होता मेरे लिए इंस्पिरेशन। लेकिन मैं उस टाइम पे उस फाइटर से मोटिवेट होता हूँ जो टॉप पे चल रहा है। जैसे इस टाइम पे इस्लाम माकाचेव और वोल्कानोव्स्की अभी टॉप पे है। तो
तो ये मेरी इंस्पिरेशन है, या फिर मैं इनको फॉलो करता हूँ, इनके गेम कॉपी कर रहा हूँ, सब कुछ इनको बहुत स्टडी करता देखता रहता हूँ। लेकिन अगर कोई और आ जाएगा तो कोई और, मैं बड़ा ऐसे मतलब ही जैसा हूँ जो टॉप पे है वो बेस्ट है, वही इंस्पिरेशन है। राइट, आपका नेक्स्ट फाइट कभी और फ्यूचर प्लान क्या है नेक्स्ट 1-2 साल का? होपफुली नेक्स्ट फाइट मेरा 4 से 5 महीने के अंदर होना चाहिए। अच्छा। उसके अलावा हम ट्राई यही कर रहे हैं कि मार्च या अप्रैल तक फाइट मिल जाए। बाकी कुछ नहीं पता, बाकी यूएफसी के हाथ में है, क्योंकि मैं इस टाइम पे अभी हमने यूएफसी करियर स्टार्ट ही किया है, तो अब मैं ऐसा नहीं बोल सकता अभी कि नहीं मुझे इस टाइम पे फाइट करना है या फिर ये चाहिए मुझे नहीं चाहिए। यूएफसी जब बोलेगा मुझे तब फाइट करनी है। और मैं हमेशा से ऐसे ही फाइटर रहा हूँ कि मुझे जब बोला गया है मैंने तब फाइट की, चाहे वो पहली फाइट थी मेरी, पहली प्रोफेशनल फाइट ऐसे अपोनेंट के साथ थी जो 4-0 था, इंडिया का बेस्ट फाइटर था, किलर था, आज भी वो चैंपियन है एक प्रमोशन में, फेदरवेट चैंपियन है, तो बेस्ट फाइटर था वो। और सबने मुझे बोला कि इफ आई वुड बी इन योर प्लेस आई वुड नेवर फाइट दिस गाय। मुझे हर किसी ने यही बोला, लेकिन मुझे बस, मैं एक फाइटर हूँ, मुझे ये मैटर करता है कि मैं अपना बेस्ट दूं, मैं किसी भी अपोनेंट के लिए बेस्ट प्रिपेयर करूं, और किसी को भी हराया जा सकता है। ऑब्वियसली लेवल्स हैं, डिफरेंट लेवल्स हैं, लेकिन ऑब्वियसली यूएफसी भी अभी मुझे ऐसे चैंपियन तो देगा नहीं, या टॉप 10 देगा नहीं। लेकिन अगर मैं यूएफसी में हूं तो किसी रीज़न की वजह से मैं रोड टू यूएफसी टूर्नामेंट जीता हूं। मैंने लास्ट फाइट में ये प्रूव किया है कि मैं एक इंटरनेशनल हाई कैलिबर फाइटर हूं। तो मैं एक फाइटर हूँ, मेरे को अगर यूएफसी फाइट देगा तो मैं फाइट लड़ूंगा। मैं ये नहीं देख सकता कि यहाँ लड़ना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं ऐसे प्लेटफॉर्म में हूँ, मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मैं बस I'll grab it. राइट, लास्ट क्वेश्चन, आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे एस्पायरिंग यूएफसी फाइटर्स को? मैं इंडियन फाइटर्स को ये बोलना चाहूँगा, मैं सीरियसली ये मानता हूँ कि मैं ऐसी पोजीशन में नहीं हूँ, मैंने ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं किया कि मैं किसी को एडवाइस कर सकूँ, ये कर सकूँ। मैं अपने एक्सपीरियंस की वजह से बोल सकता हूँ। मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि पर्पस ढूंढो, सिर्फ ट्रेन मत करो। लेट्स से कि बस ये सोचो कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो ये सोचो कि मैं 1 साल बाद पहली एमेच्योर फाइट लड़ूंगा। तो लेकिन मैं बॉक्सिंग में कम्पीट करूंगा 3 महीने बाद, मैं 2 महीने बाद जित्सु में कम्पीट करूंगा। तो कोई ना कोई पर्पस और गोल लेके चलो, वो क्या करता है आपको हेल्प करता है। जब मैं दिल्ली में आया था तो मैंने ऑलमोस्ट हर महीने कुछ ना कुछ लड़ा। मैंने जित्सु का टूर्नामेंट लड़ा, मैंने MMA का लड़ा, बॉक्सिंग का लड़ा, मैं कम्पीट करता गया, ताकि जब मैं बॉक्सिंग में कम्पीट कर रहा था तो मैंने बॉक्सिंग इम्प्रूव करी, जित्सु में कम्पीट करा, जित्सु इम्प्रूव करी। पर्पस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ के लिए। एक स्टोरी है वर्ल्ड वॉर 2 में लंदन में एक हॉस्पिटल के एक वार्ड में ऐसे पेशेंट्स थे जिनके बॉडी में मूवमेंट नहीं थी, रिस्पॉन्स नहीं था, ये नहीं था। लेकिन जब क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम था, जब सडन अटैक हुआ लंदन में तो हर जगह आग लग गई थी, सब भागा दौड़ी, लोग हर्ट थे, इंजर्ड हो रहे थे, लोग मर रहे थे। तो जो पेशेंट जिनका सालों से बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं था, वो उठे और उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, क्योंकि एम्बुलेंस थी वहाँ पे, फायर एम्बुलेंस थी, सब कुछ थी, लेकिन ड्राइव करने के लिए कोई नहीं था। तो वो उठे और उन्होंने ड्राइव किया, लोगों की हेल्प करी, सिचुएशन संभाली। तो अगर आप एक इंसान को पर्पस दोगे और उसको ये ऐसे कन्विंस करोगे कि अगर आप ये सब करते हो तो ये अचीवेबल है, और तो आप एक रास्ते में आग भी लगाओगे तो वो इंसान आग पे चल के भी अपना पर्पस पूरा करेगा। राइट, all right, thank you very much. We are all very proud of you, and all the best for the future. Thank you so much. Thank you. So that was the conversation. Hope you liked it. If you enjoyed this, please share this on WhatsApp and other media. Thank you very much, and I'll see you soon.